Okay. आप इस पे ये भी पूछ सकते हैं, जैसे बहुत अच्छा आपने प्रॉफिट की बात रखी है। हाँ. आप कह सकते हैं कि अभी आप क्या प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। स्कूल तो नो Okay. प्रॉफिट नो लॉस पे है। हाँ. आप प्रॉफिट क्यों कमाना चाहते हैं? Okay. स्कूल से तो प्रॉफिट मिलना ही नहीं चाहिए। हाँ. अच्छा. तो आप जो जितना टेढ़ा मेढ़ा जो सवाल होगा आप करिएगा। ठीक है सर. या लूटना चाहते हैं, जो आपका मन करे। ना सर, ज्यादा टेढ़ा तो नहीं करेंगे, वो तो देखो, महाराष्ट्र आप गवर्नमेंट मेरे बाय पीछे पड़ प्रोफेशन जाएंगे. आप एजुकेशनिस्ट हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, तो हर चीज को आप समझते हैं कि आप किसी को गाली भी देंगे तो बहुत तरीके से देंगे। वो तो एक वही सब. सिस्टम है कि आप किस तरीके से बोलेगा। हाँ, लेकिन पब्लिक आप जितना, तो आप वो सर जुड़ पूछ गए हैं. सकते हैं हाँ, किसी को। हमारे साथ लोग जुड़ गए हैं अब. नीता, यू कैन स्टार्ट एडिंग. अच्छा, यू हैव एडेड मनी क्या? ओके. You've added, yes ma'am. हाँ हाँ हाँ. शार्प हम लोग है ना 5:30 शार्प स्टार्ट कर देंगे. यही बैठना तो उसको ले जाना ना, बाइक काम ले जा। Good evening, all my guest viewers. I think majority of you, Punya sir is there if I am not wrong. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग रचना गुड मैम, इवनिंग कैसे सर, हैं गुड आप? इवनिंग। सर एकदम ठीक है सर. सर आप बहुत स्मार्ट लग रहे हैं माउस चेजिस में. मुझे अच्छी लग रही, मुझे थोड़ा हमने बदल लिया। अब इस समय पब्लिक बीच में आ गई है, तो सभी ने अच्छा, कुछ ना कुछ चेंज किया अपना, तो हमने कहा ये मौका हमारे सोशल लिए और सोशल डिस्टेंसिंग. किया। निशा नमस्कार सर. निशा नमस्कार मैम, निशा नमस्कार। Very nice to see you here also sir. आज मैम लगता है आपका कि वीडियो नहीं दिखाई दे रहा है. कैन यू जस्ट से इंट्रोड्यूस? आई एम नॉट एबल टू सी योर वीडियो. Okay, just wait. मैम गुड इवनिंग. शर्मा सर गुड इवनिंग. गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। कैसे हैं सर? तो फाइन वीडियो सर, दिखाई दे रहा है? फाइन. रचना जी वीडियो दिखाई दे रहा है ना? हाँ, आपका दे रहे हैं. अभी जो मैम बोल रहे थे उनका नहीं अच्छा दिख अच्छा, रहा है. मतलब सब आप आपका. कंट्रोल अब आपके पास है। हाँ, हाँ, आप अपने पास ही रखिएगा, बेटर है। वही मैं और आप दिख रहे हैं सर. बस ठीक। Just it is 5:27, 5:30 sharp we go live and then we start. So काफी. Yes. Hello. Yeah. Ma'am, my name is Ravinder Kaur. हाँ, बोलिए. I want to do this webinar, ma'am. Join this. So you have already joined it, ma'am. No, ma'am, I have not got any link. This is my friend. Ma'am, we can hear you. That means you have joined in. No, ma'am, it's my friends. This one. So I want to join. तो फ्रेंड के पास जो लिंक आया है ना मैम, आप वो आईडी एंड लिंक ले लीजिए तो एंड यू कैन जॉइन इन. Okay, okay. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Yeah.
It's 5:28. Countdown begins just 2 minutes before we start. शर्मा सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। कैसे सर? मैं ठीक हूँ, जल्दी बोलता हूँ सर आगरा से। हाँ, आगरा देखिए आना था, ये सारा कुछ ही रुक गया सिस्टम। तो आप लोग तब तक 2 मिनट है, आप लोग इंट्रोड्यूस कर सकते हो कुलभूषण सर को। हमारा ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज कुलभूषण सर हमारे बीच में है शिक्षा प्रणाली के बिहाफ में। तो वी हैव 2 मिनट्स। आप अपने आप को अनम्यूट करके एक एक करके अनम्यूट करके सर को आप लोग अपना बता सकते हैं, क्योंकि जब सर शुरू करेंगे तो हम लोग किसी के पास टाइम नहीं रहेगा। सर इतना कुछ उन्होंने 3 महीने में किया है शिक्षा प्रणाली के लिए कि फिर हमें चांस नहीं मिलेगा। तो आपके पास अभी 1.5 मिनट है अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए। जादली जी, वहां पर तो हम सिंगापुर में उस दिन मैं बात बहुत कर नहीं पाया था, तो आज आपको दोबारा सुनने का मौका मिलेगा। सही, जो वहां पर नहीं बोल पाए तो आज बड़ा खुला रहेगा मंच। उस दिन अचानक मेरी तबीयत सही नहीं थी तो ज्यादा मैं नहीं बोल पाया था। और सर मैंने आपको पीछे फोन भी किया, आपको उठता नहीं है फोन। मेरे फोन का अभी भी फोन चल रहा है, तो अब 1 घंटा उठेगा नहीं, उसके बाद फिर मैं किसको कर पाऊंगा। चलो कोई नहीं सर, ठीक है। बट सर का एक चीज अच्छा है, सब बिजी रहे, मीटिंग में हूँ, 1 घंटे के बाद फोन करते हैं। सब बिजी भी रहते हैं तो भी चाहे एंड ऑफ द डे सब मैसेजेस का रिप्लाई जरूर देते हैं। ये मैंने सर का काफी बार नोटिस किया है कि इमीडिएटली नहीं दे पाते हैं, बट 99% मेरा रहता है कि मैं रिप्लाई करूं। 1-2% कई बार मिस हो भी जाता है कि निकल जाए माइंड से। सर दैट इज ह्यूमन नेचर। जादली जी तो हमारे परिवार से हैं, तो अगर भूल भी गए होंगे जादली जी तो माफी चाहते हैं। अरे नहीं सर, बिल्कुल नहीं, मैं समझ सकता हूँ। वैसे मैं भी ट्यूसडे को दिल्ली आ रहा हूँ, अगर मौका लगेगा तो मिलता हूँ आपसे। मैं ट्राई करता हूँ ट्यूसडे को दिल्ली आने की। ठीक सर, ठीक मिलते हैं आपसे। और बाकी सब ठीक है। मैं आपकी सर वो देख रहा था, क्या बोलते हैं, जो फेसबुक पे आपके लाइव होते रहते हैं ना, सारे देखते रहते हैं सर हम। आज का प्रोग्राम भी बहुत अच्छा रहेगा, और कल भी आपको मैं एक प्रोग्राम मेरा न्यूज पे मेरी आधे घंटे की इंटरव्यू कल चलेगी, तो उसमें भी मैंने बड़ा शिक्षकों का हर एक और किसी न्यूज में भी कल या परसों भी था आपका? कल परसों में काफी न्यूज पे था, प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी मैंने। हाँ वो मैंने देखा था वो, है ना। पर आप ना ये जो स्कूल्स का जो बड़ा इफेक्टिवली ले रहे हैं सर। रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू गो ऑन म्यूट मोड फॉर 2 seconds because we are going live. So please, I would want everyone to be on mute mode. Once we start, then sir will be talking. Unmute mat karo. Ma'am, I've joined. Would request everybody, a humble request कि प्लीज अपने आप को म्यूट रखिए, क्योंकि कुलभूषण सर के पास टाइम काफी कम है और हमें काफी कुछ जानना है कि ये 3 महीने में शिक्षा प्रणाली के लिए क्या किया गया है। सो प्लीज आप लोग सबसे अनुरोध है कि आप लोग अपने इसको म्यूट मोड में रख लीजिए, सो दैट हमें डिस्टर्बेंस नहीं आए। नाउ आई वुड लाइक टू वेलकम बैक टू रैपिड टॉक्स विद रचना। सो वी आर हियर टुडे विद कुलभूषण शर्मा सर। सर अभी कुलभूषण सर का तो नाम ही बस काफी है, आई डोंट नीड टू इंट्रोड्यूस सर, बट स्टिल एक थोड़ा सा ब्रीफ प्रोफाइल जो मैं सर के बारे में बताना चाहूंगी कि सर नीसा से एसोसिएटेड है। नीसा इज नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल एसोसिएशन which has more than 70,000 plus schools associated with them. तो सर उसके नेशनल अध्यक्ष हैं, एंड जो भारत के बजट प्राइवेट स्कूलों के राज्य संघों का एक राष्ट्रीय महासंघ है बोला जाएगा। सर एक महासंघ के नेशनल प्रेसिडेंट है, और सर हरियाणा के प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के भी अध्यक्ष हैं। उन्होंने भारत के देशभक्ति फोरम में हरियाणा राज्य अध्यक्ष एंड राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण संगठन के राज्य कार्यकारी अध्यक्ष भी रहे हैं। इससे पहले वो हरियाणा विश्व शिक्षा नियम समीक्षा समिति के राष्ट्रीय मध्यम शिक्षा अभियान के सामान्य परिषद सदस्य भी रहे हुए हैं।
शिक्षा पूरी दुनिया को बदलने की ताकत रखता है, परंतु सही मार्गदर्शन के बिना सब व्यर्थ है और सही मार्गदर्शन कराने वाले और कोई नहीं, कुलभूषण शर्मा सर हैं। उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व जर्मनी में भी किया है, वहां पे उन्होंने एजुकेशन क्राइसिस के बारे में बात किया था। उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व इंग्लैंड में भी किया है, चेंबर ऑफ कॉमर्स में किया है, हरियाणा फेडरेशन के प्रेसिडेंट भी रहे हुए हैं। जो मोस्टली लोग नहीं जानते, ये जो इंफॉर्मेशन अभी तक मैंने बताया ये आपको गूगल में भी मिल जाएंगे। बट सर के बारे में जो अंदरूनी बात पता चली है कि शिक्षा प्रणाली को अपने राइट्स दिलाने के लिए सर 10 दिन जेल में भी रहे हैं। सॉरी सर फॉर डिस्क्लोजिंग ऑल दिस, बट हमें अपने सूत्रों से पता चला है कि आप 10 दिन जेल में भी बिताए हैं शिक्षा प्रणालियों के लिए। आपने रामलीला मैदान में धरना भी दिया था जहाँ पे 65,000 लोग इकट्ठे हुए थे, और जंतर मंतर में भी आपने किया था अप्रैल 2017 में, और अंबाला से चंडीगढ़ पदयात्रा भी आपने किया था शिक्षा प्रणालियों के अपने राइट्स दिलाने के लिए। और 10 दिन जब सर ने जब 10 दिन अपने जेल में निकाला, उसमें उन्होंने 3 दिनों तक भूख हड़ताल भी की, which was not easy. So he is a man, you can say iron man of our education fraternity, जो किसी से भी नहीं, अपनी आवाज रखने के लिए किसी से भी नहीं डरते हैं, और जो बजट स्कूल्स हैं उनके लिए, उनका हक दिलाने के लिए उन्होंने हर समय सबसे आगे रहे और सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। क्योंकि आज के दिन इस अनसर्टेनिटी में, पैंडेमिक में सबसे बड़ा टारगेट किसे बनाया जा रहा है? सबसे बड़ा टारगेट हमें शिक्षा को प्राइवेट बजट स्कूल्स को बनाया जा रहा है। तो उसके लिए बजट स्कूल्स के जो अध्यक्ष है, नीसा के जो अध्यक्ष है, लेट अस सी कि कुलभूषण सर ने क्या किया है इसके बारे में। सो सर, मैंने ये जस्ट छोटा सा प्रोफाइल जो मुझे मिला था मैंने बताया है। तो हम लोग शुरू करें उसके पहले आपसे कुछ और थोड़ा बहुत आपके बारे में जानना चाहेंगे। रचना जी, बहुत तो आपने अच्छी बात कही कि शिक्षा में हमने जो भी काम किया, मेरे बारे में आप जानना चाहें। मैं एक बहुत छोटा स्कूल चलाता हूँ। मेरा स्कूल सिर्फ बजट स्कूल है। 777 स्क्वायर यार्ड में एक स्कूल चलता है, जो मैंने अपने ब्रदर के नाम से चलाया, जिसने जब मंडल कमीशन चला तो उसने सेल्फ इमोलेट कर दिया था ये कहकर। तो उसका लास्ट शब्द ये था, वो MSc बायो साइंस का स्टूडेंट था, कि हमारे कुछ ऐसे हालात हैं, रुस्वा बेजुबा जज्बात हैं, बांटते हो समाज को आरक्षण से तो कहते हो हमारे और ख्यालात हैं। तो ये उसके शब्द थे कि ये नहीं कि वो आरक्षण के विरुद्ध था, वो आरक्षण नीति के विरुद्ध था। आज हम शिक्षा नीति के विरुद्ध है, हम शिक्षा के विरुद्ध नहीं है। कोई भी आदमी किसी एक चीज के विरुद्ध नहीं होता, ये पॉलिसी ही उसके जड़ में जो है सबसे बड़ी समस्या होती है, जिससे व्यक्ति ग्रस्त होता है। तो जब ये शिक्षा में राइट टू एजुकेशन आया, या शिक्षा में गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस हुई, तो मैं जब छोटा सा एक विद्यालय अपने ब्रदर के नाम से चलाता था, तो मुझे लगा कि ये एक बहुत बड़ी मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं शिक्षा के क्षेत्र में कूदूं और ऐसे सभी स्कूलों को सहयोग करने का काम करूं, उनको साथ लेकर एक चलने का काम करूं, ताकि देश में इस समय जो है 95 या 96% स्कूल बजट स्कूल है, जिन्होंने देश को एक सहयोग, शिक्षा के काम में बहुत बड़ा सहयोग दिया हुआ है, और जिनको अवॉइड किया जा रहा है, नाइट किया जा रहा है कि उनको रिकॉग्निशन ही नहीं दी जा रही कि उनके काम, उन्होंने एक अच्छा काम भी राष्ट्र के लिए किया है। उल्टा उनको बहुत बड़े अपशब्द कहे जाते हैं कि ये दुकानें, शिक्षा की दुकानें चलाते हैं, और ये जो है गली कूचे के स्कूल हैं, इन्होंने शिक्षा को बर्बाद करके रख दिया है। जबकि आप ये देखिए, मैं अक्सर कहता हूँ, ये आभास हुआ कि अगर ये इस तरह के होते तो क्या इस देश के लोग इतने जागरूक नहीं थे? वो इन स्कूलों का चयन क्यों कर रहे थे? क्योंकि उनको यहाँ कहीं ना कहीं शिक्षा दिखाई दे रही थी। देश का हर नागरिक बहुत समझदार है। आज हमारे देश के जब प्रधानमंत्री का भी चयन हमारे देश के लोगों ने किया, तो इन्हीं लोगों ने तो किया। आप जानते होंगे, जो अपर मिडिल क्लास या हायर क्लास है, सब जानते हैं कि वो वोट देने नहीं जाते। इसका मतलब हमारी लोअर मिडिल क्लास और उससे भी जो नीचे का वर्ग है, वो इतना समझदार है कि उन्होंने एक चाय वाले को प्रधानमंत्री चुना, उनकी लियाकत को देखते हुए, उनकी काबिलियत को देखते हुए। यानी अगर उन्होंने स्कूलों को भी चुना हुआ था तो उनकी समझ से चुना हुआ था। वो समझते थे ये स्कूल अच्छे हैं, लेकिन बहुत सोच का एक प्रश्न है
कि आज वही हमारे देश के प्रधानमंत्री इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि भाई आपको जनता ने चुना, एक चाय वाले को प्रधानमंत्री बनाया। मैं बड़ी बेबाक बात से शुरू करता हूँ। तो क्या उनको ये पता नहीं लग रहा कि इसी जनता ने इन बजट प्राइवेट स्कूलों को भी चुना हुआ है। एक तरह से तो गुरु भाई हो गए दोनों। इसी जनता ने उनको चुना, इसी जनता ने उनको चुना हुआ है। कि कोई भी आवाज लगाता है मेरे तक पहुंच जाता है। उन्होंने बहुत मन की बात कही, मुझे बहुत थोड़ा सा दुखी हृदय से, बहुत थोड़े से दुखी हृदय से कहना पड़ रहा है कि उनके पास हमारे मन की बात क्यों नहीं पहुंच रही। लाखों बजट प्राइवेट स्कूलों के मन की बात क्यों नहीं पहुंच रही। लाखों बजट प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक जो बहुत कम सैलरी से इस देश के बच्चों को शिक्षा देने का काम कर रहे हैं, उनकी व्यथा अभी तक हमारे प्रधानमंत्री जी तक क्यों नहीं पहुंचे, हमारे गृह मंत्री जी तक नहीं पहुंची। तो इसी सारी मुहिम को लेकर जब शिक्षा में इंटरफेरेंस बढ़ी तो हमने ये काम करना शुरू किया। हम चाहते तो हमारे साथी अपने बड़े स्कूल खोल सकते थे। मेरे भी घर का कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं था कि मैं एक अच्छा स्कूल नहीं खोल सकता। मैंने 20 साल लोगों ने स्वयं को बनाने में दिए, मैंने शिक्षा को सुधार करने के लिए दिए। तो मैंने अपने छोटे स्कूल से बड़े स्कूल में अपने आप को परिवर्तित नहीं किया। तो मैं कई बार एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कई बार किसी माँ को स्त्री को ऐसी जगह शादी करनी पड़ जाती है जहाँ ऑलरेडी पहले बच्चे होते, तो वो अपने बच्चे इसलिए पैदा नहीं करती कि कहीं प्यार बढ़ ना जाए, कि अगर मेरे स्वयं के बच्चे होंगे तो प्यार बढ़ जाएगा। मैंने स्वयं का अपना स्कूल बड़ा नहीं किया और इन 70,000 स्कूल नहीं, देश के 6 लाख स्कूलों को मुझे जब कोई भी पूछता है मैं कहता हूँ मेरा स्कूल आप क्या पूछते हो, सारे हिंदुस्तान के स्कूल मेरे हैं। तो मैं तो आज बहुत बड़ा व्यक्ति बन गया। अगर मैं 1 से 2 स्कूल खोलता, 3 खोलता, जैसे मैं 70,000 स्कूल कहता हूँ, कोएलिशन में मेरे साथ 1.25 लाख स्कूल है। और वैसे बहुत सारे स्कूल जो नहीं भी जुड़े हुए तो मुझे कहीं ना कहीं तो प्यार करते हैं, कहीं ना कहीं तो सम्मान देते हैं। तो मैंने तो एक बहुत बड़ी चीज कमाई और इसी कमाई करने के लिए मैं इस राह पे चल पड़ा, जिससे मैंने पहले अम्बाला की एसोसिएशन बनाई, फिर फेडरेशन बनाई, फिर नीसा के नाम से हमारी एसोसिएशन में मैंने कार्य किया, फिर कोएलिशन में कार्य किया। अब इस समस्या में भी जितना योगदान मैं दे सकता हूँ, मैंने ज्यादा से ज्यादा अपने सभी साथियों के साथ मिलकर इस पे काम करने की कोशिश हम कर रहे हैं कि किस प्रकार इन बजट प्राइवेट स्कूलों को और इनके शिक्षकों को सम्मान भी और इनको जो है इनका रोजगार भी बचाया जा सके। सबसे पहले सम्मान हमारा नारा है, वैसे सबसे पहले शिक्षा केंद्र बिंदु में जो है हम बच्चे को मानते हैं कि चाइल्ड सेंटर्ड पॉलिसी होनी चाहिए। उसके बाद टीचर का शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान। सुरक्षा उसकी फाइनेंशियल सुरक्षा भी होनी चाहिए, उसकी फिजिकल सुरक्षा भी होनी चाहिए, उसकी रिस्पेक्ट की सुरक्षा भी होनी चाहिए और उसके बाद जो है सम्मान, ये सारी चीजें हो तो स्कूल अपने आप बन जाता है। स्कूल की बात हम कभी करते ही नहीं है क्योंकि सोचता है स्कूल तो बच्चे से, शिक्षा से और टीचर से बनता है, हमारा ये मानना। और इसी कंसेप्ट को लेके शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान में हम सेव एजुकेशन कैंपेन भी नीसा की तरफ से चला रहे हैं, अपनी सभी मांगे भी सरकार के पास भेज रहे हैं। तो इन सभी मुद्दों को लेकर हमने काम करना शुरू किया, जिसमें आज नीसा को आज मेरे ख्याल से पूरे हिंदुस्तान से छोड़कर विश्व में भी लोग आज जानते हैं कि नीसा एक अच्छा कार्य बजट प्राइवेट स्कूलों के लिए और उनके शिक्षकों के लिए। मैं फिर कह रहा हूँ, स्कूल बच्चे से और शिक्षक से बनता है, बाकी तो एक बिल्डिंग है, लेकिन नाम स्कूल जरूर आएगा, लेकिन वो बनता जैसे परिवार, घर किससे बनता है, परिवार से, मिट्टी और गारे से बनता है। ऐसे स्कूल एक बच्चे से, एजुकेशन से और टीचर से बनता है। तो उसके लिए हम कार्य कर रहे हैं। सर, इसमें मैं बोलना चाहूंगी, जैसे आपने अभी बताया प्राइवेट स्कूल्स और तो शिक्षक एक शिक्षक या आप बोल सकते, आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू प्लीज म्यूट योरसेल्फ. A humble request, Neeta, just check if anybody is unmuted, please mute. Yes, ma'am. जैसे शिक्षा प्रणाली है जो समाज के सारे प्रोफेशन को तैयार करता है, और हमारे इंडिया में अगर शिक्षक का देखा जाएगा सर, तो वी ऑल वर नॉट ट्रेन फॉर ऑनलाइन क्लासेस ये, जबकि विदेश में यूएस में अगर देखा जाएगा तो लोग 100% टेक्नोलॉजी सेवी थे, तो भी उनका 1 साल के लिए स्कूल बंद कर दिया गया, राइट? बट इंडिया में शिक्षक ऑल्दो ट्रेन नहीं थे, तो भी हमने जिस लेवल पे जिसे जो आया, चाहे पेपर पेन से नोट्स बना के उन्होंने बच्चों के लिए वर्कशीट भेजा, ऑडियो वीडियो ये सब, बट इतना कुछ करने के बाद भी आज कहीं ना कहीं शिक्षा प्रणाली के अस्तित्व खतरे में है। बजट प्राइवेट स्कूल प्लस जो शिक्षा प्रणाली का है, सो उस पे आप क्या कहना चाहोगे?
ये हिंदुस्तान में शिक्षा प्रणाली बहुत देर से खतरे में आई हुई है, जो मैं अक्सर बात कहता हूँ। और शिक्षा प्रणाली कभी सब जब उच्चतम स्तर में भी रही है, या शिक्षक का सम्मान भी जो उच्चतम स्तर पे रहा है, वो भारत में रहा है, जिसमें तक्षशिला नालंदा की भी बात आती है, राम राज की भी। आज भी हमारे पॉलिटिशियन राम राज के नाम पे वोट मांगते हैं कि हम राम राज्य ला देंगे। तो मैं उनको कहता हूँ कि राम राज्य में तो विश्वामित्र जी के पास कितनी पावर थी, आप समझे। उस समय क्या होता था, महल से बच्चा कुटिया की तरफ जाता था। देखिए राम राज की कि महल से पढ़ने बच्चा कुटिया की तरफ जाता था। आज जिनकी कुटिया थी, मैं एक दिन एक बहुत बड़े सेंट थे, मैं नाम नहीं लूंगा, महात्मन, उनके भी बहुत सारे हमारे महात्माओं के स्कूल हैं, तो एक कॉन्फ्रेंस को मैं एड्रेस कर रहा था, तो मैंने कहा महात्मा जी वो कुटिया कहाँ गई, कहाँ खो गई वो कुटिया, कब वो महल में तब्दील हो गई और क्यों महल में तब्दील हुई। और आज कुटिया वाला महल में जाना चाहता है, ये पाश्चात्य सिस्टम। तो हमारा एक बहुत बढ़िया सिस्टम था कि देखिए महल वाला कुटिया में आता था, कितना सम्मान था। ऋषि विश्वामित्र जी का आप जानते हैं, विशिष्ट जी का, कि रामचंद्र जी की तो सीता भी वो साथ ले आए थे दशरथ से बिना पूछे। आप बताइए दशरथ कहीं बाराती था वहां पर? गुरु का कितना बड़ा सम्मान था उस समय। और आज की स्थिति हमारी शिक्षा प्रणाली में, और उस समय उन समय में शिक्षा उच्चतम स्तर में थी। जब लॉर्ड मकाले ने भी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की हाउस ऑफ कॉमन में, आप कभी पढ़िएगा, दीक्षित जी के वीडियो सुनिएगा, उस पर उन्होंने साफ कहा लॉर्ड मकाले ने कि हिंदुस्तान में राइनोप्लास्टिक सर्जरी भी उस समय हो जाती थी। आप ये देखिए, और महिलाएं भी 99% शिक्षित थी। ये देश जो है 96 to 98% शिक्षित था विदाउट किसी टेक्नोलॉजी के। तो कितना एडवांस था देश। तो वहां पर जब वो रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे थे, तो जब उन्होंने कहा कि वहां पर एक कर्नल कुक बैठे हुए थे, उन्होंने तुरंत खड़े होकर कहा कि मैं इसका गवाह हूं, जो लॉर्ड मकाले कह रहे हैं, कि मेरा टीपू सुल्तान के साथ युद्ध करते हुए नाक कट गया और मैं कटा हुआ नाक लेकर एक गांव में घुस गया और वहां के एक आम वैद्य ने मेरा नाक जोड़ दिया, देख लीजिए नाक जोड़ा हुआ। उन्होंने वहां पर हाउस ऑफ कॉमन में कहा। तो उन्होंने कहा, दूसरे पार्लियामेंटेरियन ने कहा कि आपका गला क्यों नहीं काट दिया गया, नाक क्यों काटा था? कहते हिंदुस्तान के लोग बहुत अच्छे हैं, वो नाक काट के ही बंदे को सोचते हैं कि ये तो खत्म हो गया, गला काट के क्या करना है। ये बड़े दयालु हैं, वो नाक काटना ही वहां बहुत बुरा माना जाता है। तो इस तरह के वहां के लोग हैं। तो कहते इस तरह की टेक्नोलॉजी उस समय भी हमारे पास थी। आप ये देखिए, आज आप कह रहे हैं कि भी पाश्चात्य सिस्टम से, और हमारी जो टीचर्स है, यानी हमारे अंदर एक टीचर्स का जो जीन्स था वो बहुत सॉलिड था, बहुत मजबूत था। गुरु का एक हमारा जो सम्मान था, उससे गुरु का एक रिश्ता बड़ा मजबूत था। आज भी उनके अंदर के जो गुरु की जब बात उसी लीडर्स बोलते हैं, तो कुछ सालों में ये बहुत ज्यादा गिरावट आई है। तो आप ये देखिए, छोटे से छोटे स्कूल के टीचर ने भी, जो टेक्नोलॉजी को नहीं जानता था, जब ऐसा संकट आया, टेक्नोलॉजी को नहीं जानता था, टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं था, उसने भी चाहे व्हाट्सएप पे अपने हथियार उठाए, चाहे उसने जूम पे अपने हथियार उठाए, या किसी भी तरीके से अपनी एजुकेशन की डिलीवरी रुकने नहीं दी। एक बहुत बड़ा एक काम है मेरे हिसाब से। तो टीचर कोरोना वॉरियर्स होने चाहिए। देखो कोरोना में योद्धा कौन है? जो कोरोना के समय में देश के एक एक व्यक्ति को सपोर्ट कर रहा है। लड़ाइयां सिर्फ बॉर्डर पे लड़ी नहीं जाती हैं। अकेले बॉर्डर पे लड़कर देश सुरक्षित नहीं होता। कोई भी देश, आज आप देखिए बॉर्डर पे तो बहुत कम लड़ाइयां होती हैं। लड़ाइयां हो रही हैं अंदर। इकोनॉमिकल वॉर है, एजुकेशनल वॉर है। किसी देश को शिक्षित ना होने दो, किसी देश को इकोनॉमी में स्ट्रांग ना होने दो। जो देश शिक्षा में पिछड़ जाएगा, जो फाइनेंशियली पिछड़ जाएगा, वो ऑटोमेटिक उसकी सीमाओं को घेरने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप घिर जाएगा, वो गुलाम हो जाएगा। अंग्रेजों ने भी क्या किया था? इंग्लैंड से आए, ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित की, आपकी सारी इकोनॉमी अपने हाथ में ली। शिक्षा उन्होंने क्या किया? आप लोग जैसे लॉर्ड मकाले ने जब बताया कि वहां पर 98-99% लोग जो है शिक्षित हैं, और इवन स्कूल के बच्चे डैम तक का निर्माण कर देते थे। आप कभी दीक्षित जी के वीडियो सुनिएगा कि डैम भी स्कूल के बच्चे बना दिया करते थे। इतना एडवांस था हमारा कंट्री। तो उन्होंने कहा कि इनको जो है अनपढ़ कैसे बनाया जाए, तो उन्होंने इंग्लिश स्कूल लागू कर दिए। यहाँ पर इंग्लिश पढ़ानी शुरू कर दी। मान लो आज हिंदुस्तान हिंदी में या इंग्लिश में पारंगत हो गया, तो देश को दोबारा अनपढ़ बनाना हो तो रशियन पे सारा सिलेबस लगा दो, अपने आप ही अनपढ़ बन जाएंगे, रशियन आती नहीं होगी। ये देश पहले भी जो टीचर्स ने संभाला, उस समय टीचर्स की कदर थी, इसलिए यहाँ तक सम्मान था, उन्होंने देश को यहाँ तक पहुंचा दिया।
आज भी टीचर्स का सम्मान करना चाहिए कि कोरोना के समय पे उन्होंने गांव-गांव के बच्चे को चाहे व्हाट्सएप से या किसी भी तरीके से शिक्षा तो रुकने नहीं दिया ना। स्कूल बंद हुए, शिक्षा नहीं बंद हुई है, लेकिन बड़े दुख से कहना पड़ेगा ना राजनीतिक लोगों का सहयोग है। कुछ पे अभिभावक मंच भी ऐसे बन गए हैं जिनके कईयों के बच्चे भी नहीं पढ़ते। ठीक है भाई, आप जब लड़ रहे थे कुछ चीजें, हर चीज फुल प्रूफ नहीं होती, देश में हर व्यक्ति सही नहीं होता, हर कम्युनिटी सही नहीं होती, हर कम्युनिटी गलत नहीं होती, हर बिजनेस क्लास गलत नहीं होगी। हो सकता है हमारे अंदर भी कोई ब्लैक शीप्स हो या गलतियां हो। इसका मतलब आप ब्लैंकेटली ये नहीं कह सकते कि सारे शिक्षक गलत है। सारे शिक्षक गलत है तो आपके बच्चे कहाँ पढ़े हैं? आप ये जो अभिभावक मंच के नेता है बताए ना, उनके बच्चे कहाँ पढ़े हैं? मैंने पीछे एक बार देखा, एक सरकारी आईएएस ने कहा कि सरकारी स्कूल के टीचर धरती पर बोझ है। सरकारी स्कूल के टीचर कहते हैं धरती पे बोझ है। और ये जो अभिभावक मंच वाले हैं दूसरे कह रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल वाले माफिया हैं। अब बताइए, बच्चा जिसको आप स्कूल कहाँ लेके जा रहे हो, या किसी धरती पे बोझ पे या माफिया पे, उसकी मानसिक स्थिति क्या होती होगी? उसकी साइकोलॉजी में क्या होता होगा कि मेरे माँ बाप कैसे हैं, माफिया पे पढ़ा रहे हैं, धरती के बोझ पे पढ़ा रहे हैं। और कैसे उस पे वैल्यूज ट्रांसफर होंगी, कैसे उसको जब आप एजुकेशन दोगे तो वो आपकी रिस्पेक्ट जब तक नहीं होगी, जो आप पढ़ाएंगे वो ग्रहण नहीं कर पाएगा 100%। नुकसान किसका हो रहा है? बच्चे का। आप अगर टीचर की गरिमा गिरा रहे हैं, आप अगर एजुकेशन को माफिया कह रहे हैं, तो उसका नुकसान किसको हो रहा है? इस देश के बच्चे को। और किसके बच्चे हैं वो? आपके और हमारे बच्चे। इन अभिभावक मंच के नेताओं को मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अरे भाई किसी को तो अच्छा कह लो। आप भी तो किसी टीचर के पास पढ़ के जो है यहाँ तक पहुंचे हो। टीचर का सम्मान करो। स्कूल को कहना कह लो, किसी शिक्षक के खिलाफ गलत शब्द का इस्तेमाल मत करो, उनका सम्मान जरूर करो। आप प्राइवेट स्कूल जाते हो, आप चुनाव करते हो, तो आपको पता होता है स्कूल की फीस इतनी है। अगर आपको नहीं अच्छी लगती आप ना जाइए, लेकिन किसी को अपमानित मत कीजिए। वहां पर शिक्षक बैठे हैं, वो शिक्षा का मंदिर है, उसके लिए सम्मान कीजिए। अगर आप सम्मान नहीं करेंगे, आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाएगी। इस बात को बड़ा डीपली सोचिए। तो हमारे टीचर्स ने तो विदेशों के पास टेक्नोलॉजी के अभ्यस्त थे, लेकिन अगर आज हमारे टीचर्स को कोरोना वॉरियर माना जाए और उनको रिस्पेक्ट की जाए, मैं कहता हूँ छोटे से छोटे स्कूल के टीचर 6 से 8-8, 10-10 घंटे पढ़ाकर अपने बच्चों की शिक्षा का नुकसान नहीं होने देंगे। सिर्फ उनको एक सम्मान चाहिए। मैंने हमेशा कहा, आप सम्मान दीजिए, देश हम बदल कर दिखाएंगे। ऐसी बातें अगर जो भी कभी कहता है टीचर्स के लिए, उसको शर्म आनी चाहिए और इस तरह की बातें उसको कतई नहीं कहनी चाहिए। मैं कहता हूँ हम विदेशों से भी अच्छे हैं पढ़ाने में, और इंडिया आगे बढ़ रहा है, ये आप सारे जानते हैं। आज आप आईटी सेक्टर में जाकर देखिए, विदेशों में पूरा इंडिया का कब्जा है। तो किसकी वजह से हुआ आप ये बताइए? शिक्षक की वजह से। चाहे वो सरकारी स्कूल का शिक्षक था, ना उसको धरती में बोझ कहिए, या वो प्राइवेट स्कूल का शिक्षक था, उसको भी माफिया कहने की जरूरत नहीं है, उसको चीटर कहने की जरूरत नहीं है। इन्होंने ही आज आपके बच्चों को जो आईटी सेक्टर पे कब्जा करवाया। सर आप जो बोल रहे हो बिल्कुल सही है, और विदेश टेक सेवी होने के बाद भी आई वुड रिक्वेस्ट प्लीज म्यूट योरसेल्फ। किसी के बैकग्राउंड में टीवी चल रहा है। हम्बल रिक्वेस्ट प्लीज म्यूट योरसेल्फ। सर विदेश हाईटेक हो के भी विदेश में 1 साल की छुट्टी हो गई है, लेकिन हमारे इंडियन शिक्षक चुप नहीं बैठे हैं। उसके बाद भी जैसा आपने बोला माफिया बोला जा रहा है। और मैंने कहीं हद तक मैंने काफी सारे सुने हैं, तो आपका मुझे एक ये चीज काफी अच्छा लगता है, जैसा कि आपने बताया था कि प्राइवेट स्कूल्स को एक सौतेला व्यवहार किया जाता है, जबकि हमारे अगर हम देखा जाएगा सर, तो 70% स्कूल्स प्राइवेट स्कूल्स है, 30% गवर्नमेंट है। और जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं या जो गरीब लोग भी होते हैं, वो भी अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ के टीचर ज्यादा अच्छे होते हैं, ज्यादा अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। फिर भी आज उन्हें आपके शब्दों में जैसा आपने बोला माफिया, तो ये किस लिए हो रहा है? 70% लोग अगर बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, तो उन्हें माफिया का नाम किस लिए दिया जा रहा है सर? एंड हम क्या कर सकते हैं उस पे? इस पे सबसे बड़ी जो जड़ है वो है ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियन। मैं बड़ा बेबाक आपको बात कह रहा हूँ। बच्चा किसी भी स्कूल में जाए,
सरकारी में जाए प्राइवेट में जाए, टीचर टीचर है। कोई टीचर कभी किसी बच्चे को ये नहीं पढ़ाएगा कि आपने कभी सत्य नहीं बोलना, वो कहेगा सत्य बोल। उसको मॉरल वैल्यूज कभी गलत नहीं देगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाएगा। ये जो झगड़ा है ये पॉलिटिशियन की वोट बैंक का है, करप्शन का है। मैं तो चाहता हूं कि हमारी आवाज सीधा सरकारों तक पहुंचे। मैं सीधी बात कहता हूँ, आज सबसे ज्यादा अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट सेक्टर में किस में होती है? टीचर में। सर्व शिक्षा अभियान का सबसे ज्यादा पैसा किस में आता है? एजुकेशन। सरकार को ये कतई नहीं सोचना चाहिए कि बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में जा रहे हैं या प्राइवेट स्कूल में। उनको ये सोचना चाहिए और ये मंथन करना चाहिए कि बच्चा जहां जा रहा है क्या उसको गुणात्मक शिक्षा मिल रही है कि नहीं मिल रही, जो उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि उसको एक गुणात्मक शिक्षा मिले, वो कहीं भी मिले। सरकारी स्कूल में बच्चे कम होते हैं, होने दो, क्वालिटी कम नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी क्वालिटी कम होगी तो बच्चे ऑटोमेटिक कम नहीं होंगे। और दूसरा मैं ये कहता हूं कि जो नीति है, शिक्षा नीति हमेशा गवर्नमेंट फंडेड होनी चाहिए, गवर्नमेंट गाइडेड नहीं। आज गवर्नमेंट गाइड कर रही है, गवर्नमेंट फंड करे। और हमारा नारा इस समय भी ये है, पहले हम कहते थे फंड द स्टूडेंट्स, अब हमने अपना नारा भी चेंज किया है कि फंड द पेरेंट्स। पेरेंट्स को आप फंड कीजिए, चॉइस उनकी। जैसे वोट का राइट आज पेरेंट्स के पास है, वो किसी को भी वोट दे सकता है। वो मोदी जी को जिताए, वो ममता जी को जिताए, वो राहुल जी को जिताए, वो मायावती को जिताए, वो अखिलेश जी को जिताए, वो लालू जी को जिताए। तो उन्होंने एंड में किसको जिताया? एक चाय वाले माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को जिताया, क्योंकि उनके पास पूरी ऑटोनॉमी थी। अगर उनकी ऑटोनॉमी छीन ली जाती कि नहीं 50% ने तो जो वोट जो है फलां को देनी है, तो क्या मोदी जी प्रधानमंत्री बनते? आपने आज पेरेंट्स से वो ऑटोनॉमी छीनी हुई है, उनके पास वो ऑटोनॉमी और वो फ्रीडम ही नहीं है। जो गरीब व्यक्ति है उसके पास ना ऑटोनॉमी है, ना फ्रीडम है, ना चॉइस है। उसको मजबूरी है कि उसको सरकारी स्कूल को वोट देनी है, अपना बच्चा सरकारी स्कूल में भेजना है, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। क्यों नहीं आप पेरेंट्स को फंड करते? शिक्षा के एजुकेशन का जो बजट है उस पे एक एक देश के बच्चे का हक है, एक एक बच्चे के अभिभावक का हक है। अगर हमारी ये मांग है कि 3,000 रुपया प्रति माह सभी बच्चों के पेरेंट्स को प्रति बच्चा दे दिया जाए, देश के 96.4% स्कूल उनकी रेंज में आ जाएंगे। वो अपनी चॉइस से फिर जहां पर उनको नजदीक लगेगा, जहां उनको सेफ लगेगा, जहां अपने बच्चे की क्वालिटी एजुकेशन के लिए उनको लगेगा कि यहाँ पर टीचर फैकल्टी सब कुछ अच्छा है, उस स्कूल का चयन करेंगे ऑटोमेटिकली। जो अच्छे स्कूल नहीं होंगे, जो स्कूल वाले जैसे कहते हैं कि अभिभावक कहते हैं जी बिजनेस कर रहे हैं, इन्होंने धंधा बना रखा है, ऑटोमेटिक पब्लिक उनको नहीं चूज करेगी, ऑटोमेटिक मार्केट से आउट होंगे। अगर किसी टीचर पे जो हमारे इल्जाम लगता है कि ये अच्छा नहीं पढ़ाती, जब अच्छा नहीं पढ़ाएगी तो पेरेंट्स के पास एक चॉइस और फ्रीडम होगी, अगले साल उस टीचर का स्कूल बदल देगा। तो जब वो बदलेगा उसके पास चॉइस होगी, ऑटोमेटिक क्वालिटी के स्कूल खुलेंगे, क्वालिटी वालों में बच्चे जाएंगे। आज क्या है, एजुकेशन पॉलिसी गवर्नमेंट फंडेड गाइडेड है कि अगर आप गरीब हो आपके पास कोई चॉइस नहीं, बोर्ड की चॉइस है लेकिन स्कूल चुनने की चॉइस नहीं है, आपको गवर्नमेंट स्कूल जाना पड़ेगा। अब फिर क्या कहते हैं, आपको मिड डे मील मिल रहा है ना, बस्ता मिल रहा है, उस पर एहसान जताया जाता है। मैं अभिभावक मंच के नेताओं को कहता हूं कि भाई इस समय जो ये बंधुआ मजदूर बना रखे हैं बच्चे, इनकी आजादी के लिए लड़िए ना आप, कि क्यों इनको चॉइस नहीं मिलती। कभी किसी अभिभावक मंच के नेता ने ये आवाज उठाई है कि देश के इतने बच्चों को मजबूर किया जा रहा है कि वो गवर्नमेंट स्कूल जाए, उनके पास चॉइस का उनका हनन किया जा रहा है, उनके एजुकेशन के बजट को डायरेक्ट उनको एलोकेट नहीं किया जा रहा। ये लड़ाई आज तक उन्होंने सिर्फ क्या किया, जो कुछ चंद बड़े स्कूल हैं उनके खिलाफ 4 बयान दिए, 4 उनके खिलाफ कोर्ट केस किए और अपनी नेतागिरी चमका रहे, और देश के बच्चों को और देश के अभिभावकों को धोखा दे रहे। अगर उनको लड़ना चाहिए तो इन गरीब बच्चों के लिए लड़ना चाहिए। अगर मेरी आवाज उन तक पहुंचे तो मैं उनको स्पष्ट कह रहा हूं कि अगर आप सही मायने में अभिभावकों के नेता हैं तो गरीब अभिभावकों के नेता बने आप, जिनको उनके चॉइस के स्कूल नहीं मिले। और एजुकेशन नीति में एक मूल चूल परिवर्तन की जरूरत है। एजुकेशन पॉलिसी गवर्नमेंट फंडेड होनी चाहिए और हर व्यक्ति को चॉइस मिले, और उसको गलत स्कूल को, गलत
टीचर को भी पनिश करने का अधिकार हो, वो उसको अकाउंटेबल ठहराने के लिए उसको उसकी फ्रीडम तो दीजिए, फाइनेंशियल पावर तो दीजिए। आज गवर्नमेंट स्कूल का अभिभावक क्या समझता है कि मैं तो कुछ पैसे दे ही नहीं रहा, तो आप बताइए क्या वहां भगवान जी पैसे बरसा रहे हैं? कहाँ से आ रहे हैं? टीचर सैलरी कहाँ से आ रही है? डीओज बीओज डायरेक्टर जिनकी जो रेड लाइट गाड़ियां चल रही हैं, ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं? कहीं से ऊपर से बरस रहे क्या? ये इन्हीं गरीबों के टैक्स के पैसे हैं जिन पे वो एंजॉय कर रहे हैं, जबकि उनका हक बनता था वो पैसा उनको मिले और वो अपनी मर्जी के स्कूल चुने। फिर देखिए, जिस देश का भारत, जिस सपनों का भारत हम बनाना चाहते हैं, ये मिलकर लोग खुद ही बना लेंगे, शिक्षक बना लेंगे, अभिभावक बना लेंगे, सब मिलकर बना लेंगे। इस शिक्षा नीति में मूल छूल परिवर्तन की जरूरत है और ये परिवर्तन अभिभावक ही ला सकते हैं जब वो इस बात को समझे, एक दूसरे पर दोषारोपण ना करें। जो मूल जड़ में जो बुराई है वो पॉलिसी है, और इन अभिभावक नेताओं के मुगालते पे मत आए, खुद बात को समझे। मैं तो कहता हूँ एक एक पत्र नरेंद्र मोदी जी को लिखे कि गवर्नमेंट फंडेड एजुकेशन बनाए। अगर गवर्नमेंट फंडेड एजुकेशन होती रचना जी, तो आज विदेशों में आप देखिए क्या पेरेंट्स ये शोर मचा रहा है कि मेरे पास स्कूल के फीस देने के पैसे नहीं है, नहीं मचा रहा। सेफ्टी की बात कर रहा है, सुरक्षा की, मैं स्कूल में बच्चा कैसे भेजूं, सुरक्षा का मामला है, आर्थिक मामला नहीं है, फीस का मामला नहीं है। और यही आप देखिए गवर्नमेंट स्कूल का कोई बच्चा ये कह रहा है कि मुझे बहुत दिक्कत आ रही है, या टीचर कह रहा है मुझे बहुत दिक्कत आ रही है। दिक्कत आ रही है लोअर मिडिल और मिडिल क्लास की, जिन्होंने बेचारों ने अपनी मर्जी के स्कूल चुन लिए कि मैं अपनी जेब से पैसा दूंगा, सरकार तो मुझे देती नहीं, लेकिन मुझे अपने बच्चे को पढ़ाना है। उन्होंने हमारे स्कूल चुन लिया, और हमारे साथ अब सुतेला व्यवहार क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारा चयन कर लिया। तो अब क्योंकि वो आपके सरकारी स्कूल में नहीं आए, आपका मिड डे मील नहीं खाया, अगर आपका मिड डे मील में आप क्यों खिलाना चाहते हैं मिड डे मील, आप क्यों नहीं 3000 रुपए, और मिड डे मील में भी पेरेंट्स को डीबीटी करें, उनका सारा राइट सीधा दे, उनकी माँ उनको अपने हाथ से बनाकर खिलाएगी। अच्छा, आप क्यों इस चक्कर में पढ़ना चाहते हैं? आप सीधा उनको उनका शिक्षा का हिस्सा दे, आप ताकि वो स्कूलों को चुने। मुझे एक दिन बहुत एक रेलवे क्रॉसिंग के बाद मैं रुक गया था, केले की रेडी वाले से मैंने पूछा कि भैया आपका बच्चा कहाँ पढ़ता है? उसने कहा सरकारी स्कूल में। मैंने कहा सिस्टम ठीक है, बहुत बढ़िया। कहता है सर बच्चा पढ़ाने भेजा था, वो कहते हैं कि बस्ता ले जाओ। कहता है, मैंने कहा सर बस्ता नहीं चाहिए, शिक्षा चाहिए। वो कहते हैं ऐसे कर, मिड डे मील आया वो भी ले जाओ। कहता मिड डे मील नहीं चाहिए, खिला लूंगा, शिक्षा चाहिए। वो कहते भाई किताबें भी सरकार ने भेज दी है। वो कहते किताबें भी नहीं चाहिए, शिक्षा चाहिए। तो असली जो लोगों की जो जितने भी हमारे गरीब व्यक्ति है, वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं ताकि उनके बच्चे भी आईएएस, एडवोकेट, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स बन सके। लेकिन इनकी एक बहुत बड़ी साजिश है, ये गरीब को बनने ही नहीं देना चाहते। इन्होंने राइट टू एजुकेशन लेके आए, 8 तक कोई फेल नहीं होगा। उसका सबसे ज्यादा प्रभाव आप बताइए शिक्षक किसको पढ़ा होगा? जो गरीब व्यक्ति है, उसके बच्चे ने 8वीं तक पढ़ना ही बंद कर दिया, और उसके बाद क्या है 9वीं 10वीं में जाके ड्रॉप आउट बहुत बड़ा। फिर क्या हुआ, वो इंजीनियरिंग और चार्टर्ड अकाउंटेंसी, मेडिकल के वो दावेदार ही नहीं। क्योंकि पहले हमारे बजट प्राइवेट स्कूलों ने क्या किया था, मेहनत करा करा के गांव के बच्चों को भी इन आईएएस मंत्रियों के और सरमाएदारों के बच्चों के सामने खड़ा कर दिया था। पहले बड़े इजीली इनको, आपको पुराने वक्त की आप याद कीजिएगा, इंजीनियरिंग आईआईटी और मेडिकल में सीट मिल जाया करती थी। आज मुकाबले में प्राइवेट स्कूल के बच्चे खड़े हैं, बहुत टफ कंपटीशन है। इन्होंने कहा इस कंपटीशन को ही खत्म कर दिया जाए। बहुत बड़ी साजिश है, बहुत बड़ा सोतेला व्यवहार है जो हमने ब्लेम लगाया। और आज के वक्त में 20 लाख करोड़ का पैकेज माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया। आप बताइए, बजट प्राइवेट स्कूल के शिक्षक जिनको सबसे ज्यादा सम्मानित कहा जाता है, ये शिक्षक इस देश का सबसे सम्मानित जो है कैटेगरी में आता है, उसके लिए 1 रुपए का भी पैकेज का ख्याल इनके मन में आया? तो कैसी रिस्पेक्ट है ये बताइए? हमें नहीं चाहिए ऐसी रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट करते हैं तो हमारी समस्या को भी समझिए, और उस समझ से 20 करोड़ के पैकेज में शिक्षकों के लिए आपने क्या रखा ये बताइए? आपने उन पेरेंट्स के लिए क्या रखा जिन्होंने हमारे स्कूल का चयन किया हुआ है? आज वो हमारे स्कूलों की फीस नहीं दे पा रहे। आज स्कूल और अभिभावक आपस में लड़ क्यों रहा है? स्कूल कहता है मैं शिक्षक को कैसे सैलरी दूं, अभिभावक कह रहा है मेरे पास पैसा नहीं है। तो हल किसने करना है? हमारी सरकार ने। सरकार पिता होती है,
आज पिता का फर्ज बनता है कि देश के एक एक बच्चे के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना की जाए कि ये सरकारी स्कूल के टीचर को अगर सैलरी मिल रही है तो हमारे टीचर को सैलरी क्यों ना जाए, जब सबको पता है कि सैलरी तब जाएगी जब स्कूल की फीस आएगी। तो आप उस व्यवस्था को क्यों नहीं बनाते हैं जिससे हमारी शिक्षक की भी सैलरी जाए? तो ये सोतेलापन का जो मैं ब्लेम इन पे लगा रहा हूं। सही बोले सर। और अभी जैसा आपने बताया कि शिक्षा के लिए, शिक्षा प्रणाली के लिए कुछ भी स्कीम नहीं है। मैं कुछ शिक्षकों को पर्सनली जानती हूँ जो आज वो जो बच्चों का फ्यूचर सुधार रहे थे, आज वो रास्ते में भाजी बेच रहे हैं अपने घर को चलाने के लिए। तो जब अगर कोई कॉर्पोरेट वर्ल्ड का कोई सैलरीड पर्सन है, वो घर बैठ के काम कर सकता है और उसे बराबर सैलरी का हक है, तो हम शिक्षा प्रणाली में शिक्षकों का ये क्यों नहीं है? सबसे पहला क्वेश्चन था ये। दूसरा, आपने जो 3000 रुपये प्रति माह बच्चों का के लिए बताया, विच आई थिंक इट इज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, इसकी बातें हम लोग काफी सुनते हैं सर, बट ये बच्चों के अकाउंट में, अगर बच्चों के अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफर किया जाए तो मुझे लगता है कहीं हद तक सारा प्रॉब्लम का सोल्यूशन उधर ही निकल जाएगा। क्योंकि अगर बच्चों के अकाउंट में आएगा, पेरेंट्स के पास डायरेक्टली पहुंचेगा, तो पेरेंट्स को स्कूल को भी फीस देने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट अगर दो तरह का रूल बना रहा है, जब स्कूल तो सारे, वेदर इट इज भी गवर्नमेंट और प्राइवेट, तो ये जो दो अलग अलग क्षेत्र के हो रहे हैं, तो इस पे आप डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पे थोड़ा और इनलाइटन करना चाहोगे? क्योंकि हमारे साथ मोस्टली सारे एडू लीडर्स जुड़े हैं और उन्हें कहीं हद तक कितने लोगों को इस चीज के बारे में जानकारी भी नहीं होती है। तो जब जिस चीज के बारे में जानकारी होगी तो वो लोग और आगे उस पे वर्क कर सकते हैं। पहला रत्ना जी, आपका सवाल था कि शिक्षक को इग्नोर किया जा रहा है। देखो, हमारे देश की एजुकेशन पॉलिसी की जब 10 प्रायोरिटीज भी डिक्लेयर की गई, तो मैंने जो हमारा निशा नमस्कार मैगजीन था, हमने टाइटल दिया कि 10 प्रायोरिटीज में एजुकेशन नहीं है। जबकि हमारे जितने भी हमारे साथ लोग जुड़े हैं, हम बहुत सारे फैमिलीज के, बहुत कम होंगे जिनकी अभी शादी नहीं हुई। तो जब शादी जब होती है तब कोई प्रायोरिटी नहीं होती, तभी तक शादी होनी या मैं पैरों पे खड़ा हो गया, शादी होनी है। उसके बाद जब फैमिली में बच्चे आते हैं, तुरंत प्रायोरिटी में सबसे पहले क्या आता है? बच्चे के जन्म लेते ही ये कल्पना शुरू हो जाती है कि बेस्ट स्कूल कौन सा है। इसके लिए जो है बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली, जो मेड्रास, बड़े कैपिटल मेट्रो शहर में एडमिशन एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है, तो उसकी प्लानिंग करनी शुरू कर देते हैं। यानी फर्स्ट प्रायोरिटी एजुकेशन बन जाती है आफ्टर शादी, जब फैमिली शुरू होती है। लेकिन कंट्री की 10 प्रायोरिटीज में एजुकेशन नहीं। आज 20 लाख करोड़ के पैकेज में एजुकेशन नहीं है। तो ये सबसे पहले मैंने कहा कि हमारी प्रायोरिटी में एजुकेशन को लाना पड़ेगा और एजुकेशनिस्ट को ही ये बातें बोलनी पड़ेगी। चाहे हम ये मत सोचे कि हम बहुत छोटे शिक्षक हैं तो हमारी आवाज में दम नहीं है। अगर कोई शिक्षक 5000 भी ले रहा है, तो अगर वो 30 बच्चों को पढ़ा रहा है, 30 बच्चे उसको फॉलो करते हैं। आज आप फेसबुक में पोस्ट डालते, बहुत कम को 20 लोग लाइक करते हैं, तो उनको 30 बच्चे लाइक कर रहे हैं। अगर उन्होंने 10-20 साल पढ़ाया तो सैकड़ों बच्चे उनको लाइक करते हैं। तो शिक्षक की एक बहुत पावर है। शिक्षक प्रधानमंत्री को लिखे कि शिक्षा को प्रायोरिटी में लिया जाए और शिक्षक को भी प्रायोरिटी में लिया जाए। नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा कि डीबीटी जो है, ये इसको और विस्तार से बताया जाए कि इससे क्या फायदा होगा। डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, हम बहुत बार सोचते हैं हिंदी में जाएंगे तो इसका नाम बड़ा विचित्र सा होगा जो पता नहीं लगेगा। तो मोदी जी ने 555 स्कीमों में डीबीटी किया, और उसमें आपने बहुत पहले भी देखा होगा कि राजीव गांधी जी के टाइम पे भी ये कहा गया कि ऊपर से जब 100 रुपए भेजा जाता है तो नीचे जाकर वो 10 रुपए या 5 रुपए पहुंचता है। बाकी जो है 90 रुपए या 95 रुपीज वो लीकेज में चला जाता है या करप्शन का शिकार हो जाता है, मिस यूज होता है, ट्रांसमिशन लॉस, जो भी उसको आप शब्द कह सकते हैं, उसमें वो खो जाता है। तो इसलिए मोदी जी ने भी 555 में जब डीबीटी की तो ये भी कहा इस स्कीम में इतने लाख करोड़ बचे, इसमें इतने हजार करोड़ बचे। देश का बहुत सारा पैसा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बचाया। तो मैं एक और आपको एक स्कैंडल की बात करूंगा। जब कैग ने एक रिपोर्ट दी कि यूपी के अंदर, जब कैग ने एक सर्वे किया या अपनी रिपोर्ट तैयार की, 1 करोड़ 11 लाख बच्चे फर्जी पाए गए गवर्नमेंट स्कूल। अभी आपने वो देखा कस्तूरबा गांधी में भी एक एपिसोड निकला है कि एक नाम से एक टीचर करोड़ों रुपए इस तरीके से पैसे का मिसयूज हो रही थी। कोरोना की वजह से जब डाटा अपलोड किया तो इस तरह की बात आई।
हरियाणा में भी जब आधार के साथ लिंक किया गया तो 4.5 लाख बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में फर्जी थे। अब जब फर्जी थे तो उनकी बुक्स भी आ रही होंगी, उनका मिड डे मील भी आ रहा होगा, सारे खर्चे तो पड़ ही रहे होंगे ना। लेकिन कभी किसी ने किसी का उसका मॉनेटरी वैल्यूएशन करके नहीं बताया कि 1 करोड़ 11 लाख 4.5 लाख ईयर पूरे देश में कभी किसी ने ये सोचा कि कितना बड़ा एक जो है गड़बड़ झाला हो रहा होगा, इसको चेक करना चाहिए। मैं कहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने जितनी ये लीकेजेस ये निकाली हैं तो शिक्षा को जरूर एक बार इसमें से देखें कि शिक्षा में क्या गड़बड़ है। मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा बड़ी गड़बड़ इसमें, जब 1 करोड़ 11 लाख में बच्चे फर्जी थे तो उनका राशन पानी तो वहां से कहीं ना कहीं से जा ही रहा होगा ना, जब वो अकाउंटिंग में थे। तो डीबीटी इस पे क्या फायदा कर सकती है, जो जब प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्कीम किया, हमारा देश का लाखों करोड़ रुपए जो है सेव हुआ। अब इसमें जब बच्चे पे जो खर्च हो रहा है, गवर्नमेंट स्कूल में एक बच्चे पे अभी प्रज्ञा फाउंडेशन ने दिल्ली में रिपोर्ट दी जिसमें ये कहा कि दिल्ली में 60,000 रुपया सरकारी स्कूलों में एक बच्चे पे साल में खर्च हो, यानी 5,000 रुपए प्रति माह। लोग सोचते हैं सरकारी स्कूल फ्री है, जैसे मैंने कहा कि क्या ऊपर छत से बारिश आ रही है वहां से जो सैलरीज मिल रही हैं, तो 5,000 रुपए प्रति मंथ की बात वहां पर आई। हम उससे भी सहमत नहीं है, हमने बहुत सारी आरटीआई डाली, गवर्नमेंट खर्चे बताती नहीं है। जो हमारी कैलकुलेशन है 6 से 10,000 रुपया प्रति माह भी खर्च होगा। हिंदुस्तान में बहुत सारे स्कूल ऐसे थे, 4,000 कुछ ऐसे स्कूल पहले थे 2011 में, जिनमें कोई टीचर ही नहीं था। आप सुनिए, विदाउट टीचर 4,500 के 4,400 के करीब उनको सैलरीज दी जा रही थी। कितना मिसयूज हो रहा था, वो जाकर 14-15 में वो 10-15 हजार के करीब आंकड़ा गया। उसके बाद ये मैं जीरो की बात बता रहा हूँ, फिर ऐसे बहुत सारे हजारों स्कूल हैं उससे ज्यादा जिनमें 5 से कम बच्चे, फिर 10 से कम बच्चे। हमारे पास सारा डाटा है, मैं रत्ना जी आपको अर्चना जी भेजूंगा, आप जरूर अपने सभी हमारे जो लोग हैं उनको वो शेयर कीजिएगा। ऐसे 20 से कम वाले, तो कितना बड़ा पैसा। लोग कहते हैं कि अगर डीबीटी करेंगे तो पैसा कहाँ से आएगा, पैसा बचेगा। 60 से 70% का मेरे हिसाब से 60% के करीब जो है बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। जब 60% पढ़ रहे हैं, अगर उन पे 6 से 8,000 रुपए खर्च हो रहा है प्रति माह, और हम तो 3,000 की बात कर रहे हैं, तो बचत तो यहीं पे हो गई। 8,000 पे 6,000 खर्च हो रहा है, हम 3,000 की बात कर रहे हैं, तो कितना लाखों करोड़ बच गया। उसको आप हेल्थ में लगा दीजिए ना, जो हमारी दूसरी प्रायोरिटी है। लेकिन आप वो चीज छोड़ना नहीं चाहते, वो कर्ज आप अपनी पावर को छोड़ना नहीं चाहते। जैसे पुराने काल में बहुत चला, लेकिन अब तो मॉडरेशन होगी कि सास जो है अपना अधिकार छोड़ना नहीं चाहती थी, आज थोड़ा कम हो गया। तो घर में लड़ाई क्या होती थी, एक अपने पावर की लड़ाई होती थी ना। हर आदमी या किसी ऑर्गेनाइजेशन में हर आदमी चाहता है मेरे पास पावर रहे। तो सरकारी जो मंत्री हैं या अधिकारी हैं, वो कहते हैं ये क्षेत्र हमारे हाथ से ना निकले। उनको शिक्षा की परवाह नहीं है, उनको बच्चे की परवाह नहीं है। 60% बच्चों को आप ही बताइए, जब असर ने अपनी रिपोर्ट दी कि 5th के बच्चे को 2nd का पढ़ना नहीं आता, 8th को जो है 3rd का पढ़ना नहीं आता। जब हम पीसा में गए तो हम लास्ट पायदान पे बैठ गए। और मैंने पीछे कॉन्फ्रेंस पे कहा, किसी भी आप शिक्षा मंत्री की बात सुन लीजिए, शिक्षा मंत्री किसी प्रदेश के, वो आते कहेगा कि पिछले वालों ने शिक्षा का बेड़ा गर्क कर दिया। अब हमने जो पॉलिसियां बनाई है, शिक्षा में निरंतर सुधार हो रहा है। मैंने लखनऊ कॉन्फ्रेंस में योगी जी के साथ एक कॉन्फ्रेंस में था, मैंने कहा बताइए कुछ सुधार हुआ? हम तो सुन के थक गए। जैसे पहले पार्टियां कहती थी गरीबी हटाओ आंदोलन चला, क्या गरीबी हट गई? इनके नारे खोखले नारे। ये कहते जी बड़ा सुधार चल रहा है। आप बताइए कहाँ सुधार चल रहा है? शिक्षा में फिर वहीं के वहीं बैठे। और कितना पैसा खराब हो रहा है, कितनी जनरेशन टू जनरेशन नुकसान हो रहा है। या तो ये चाहते ही है। पहले हमारे यहाँ सर्व शिक्षा अभियान में अगर आप पुराने उसमें जाएं, अर्चना जैन जी भी बैठे हैं, तो आपने देखा होगा पुराने पोस्टर क्या होता था कि पढ़ लिख कर बच्चा क्या बना, पेंटर बन गया। यानी क्या हमारा शिक्षा का सरकारी का एम ये था पढ़ लिख के पेंटर बने? कभी किसी ने ये नहीं दिखाया कि इसरो और नासा का साइंटिस्ट बन गया। अब पिछले निकाल के देखिएगा कि दिखाते थे भी शिक्षा से सिग्नेचर करने आ गए और कोई पेंटर बन गया, मतलब ये इनका था, या हस्ताक्षर करने आ गए। तो इस सोच से ये शिक्षा को लेके चले। कारण क्या था? ये शिक्षा से कब्जा नहीं छोड़ना चाहते, ये शिक्षा को आजाद करना नहीं चाहते। मैंने हमेशा कहा भारत माता तो आजाद हो चुकी है 1947 को,
अब सरस्वती माता के लिए लड़ना पड़ेगा, शिक्षकों को लड़ना पड़ेगा, सरस्वती माँ को आजाद कराना पड़ेगा और इन देश के अंतिम बच्चे को गुणात्मक शिक्षा का उसका हक दिलवाना पड़ेगा। और वो मिलेगा सिर्फ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से कि उनके पिता को, उनके परिवार को हर प्रति बच्चा 3000 रुपया महीना दिया जाए ताकि वो अच्छे स्कूलों का चयन करें और पूरे स्कूलों को उखाड़ फेंके, पूरे शिक्षकों को उखाड़ फेंके, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में जो सही काम नहीं करता उसकी कोई जगह नहीं, क्योंकि नुकसान किसका होगा? जनरेशन टू जनरेशन बच्चों का। मुझे एक बार पांडा जी हमारे उड़ीसा के जो सांसद हैं, आज करो बीजेपी में चले गए, हमारे साथ एक कॉन्फ्रेंस में थे तो मैं पैनल में साथ था। उन्होंने कहा कि सर्व शिक्षा अभियान से क्या मिला? सभी वहां प्राइवेट स्कूल के बहुत सारे लोग ऑडियंस में थे। उन्होंने कहा कुछ नहीं मिला। कहते आप सारे प्राइवेट स्कूल के लोग हो इसलिए आपने कहा कुछ नहीं मिला। कहते आपको दिखा नहीं कितने कमरे बने 10-15 सालों में, कितने कमरे बने? तो मैंने कहा पांडा जी शिक्षा का उद्देश्य क्या है, कमरे बनाना या बच्चे बनाना? बच्चे कब बनाओगे ये तो बताओ। बना लिए आपने कमरे और शौचालय, बच्चे कब बनाओगे? जनरेशन टू जनरेशन आपने कितनों का नुकसान कर दिया, इस भारतवर्ष का कितना नुकसान कर दिया, इसका कभी आपने असेसमेंट किया? शिक्षा का काम बच्चों को बनाना है, चाहे किसी पेड़ के नीचे बनाओ, जैसे रविंद्रनाथ जी ने अपना गुरुकुल स्थापित किया था। और हमारी पुरानी जो भारतीय आप शिक्षा प्रणाली देखें, वहां कमरे नहीं हुआ करते थे कि 18-24 के या 15-20 के कमरे बनाइए। ये लगे कमरे बनवाने पे, सबसे पहले जोर ही कमरों पे लगा दिया, क्योंकि कमरे बनाएंगे तो उसमें कुछ ना कुछ अपना भी बनेगा। बच्चे बनाने की तरफ तो किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। आप शिक्षक को सम्मान देते, आप शिक्षक को आर्थिक रूप से मजबूत करते, आप देखते वो पेड़ों के नीचे भी नव भारत का निर्माण करके दिखाते ये शिक्षक। लेकिन शिक्षा नीति में आमूल परिवर्तन की जरूरत है, एक एक शिक्षक को खड़े होने की जरूरत है। और एक एक जो ये अभिभावक नेता बने हुए, मेरी उनसे भी गुजारिश है कि जो ये इस समय बच्चे जिनको गुणात्मक शिक्षा नहीं मिल रही उनके लिए लड़िए भाई। जिनके माता पिता के पास पैसा, आप तो उनके पीछे पड़ गए, आप बड़े स्कूलों के पीछे पड़ गए। अभिभावकों को वहां कोई दिक्कत नहीं है पैसे देने की, आप उनके अकाउंट चेक कराने के चक्कर में पड़ गए। अरे भाई जिन 70-80% बच्चों को गुणात्मक शिक्षा नहीं मिल रही, कभी आपने उनके लिए आवाज उठाई? कभी आपने उनके अभिभावकों के लिए, लोअर मिडिल या गरीब के लिए कहा कि इनको एक अच्छे स्कूल में दाखिला कैसे मिलेगा, क्यों नहीं आप इनको 3000 रुपए प्रति माह देते? कभी नहीं बोला हो। सिर्फ बड़े स्कूलों के पीछे लगे हुए, नाम चाहिए, अखबारों में फोटो चाहिए। तो जो शिक्षा में ये डीबीटी ही एक मूल मंत्र है जो देश के अंतिम बच्चे को, महात्मा गांधी जी ने कहा था जब भी कोई नीति बनाए तो देश के उस अंतिम बच्चे को देखें जिसका पेट भूखा हो और आत्मा प्यासी हो, उसको केंद्र में रखकर नीति बनाए। और वो कौन है? आज देश का वो अंतिम बच्चा जो अभी भी स्कूल से बाहर है। ये नहीं है कि स्कूल में 100% एनरोलमेंट हो गई है, अभी भी वो बाहर है। उसको स्कूल कैसे लाया जाए और सहज सम्मान कैसे लाया जाए, उसको इस तरीके से मत कीजिए कि आपको फ्री में एजुकेशन, एहसान मत जताइए उसके ऊपर कि आपको फ्री में एजुकेशन दे रहे हैं, आपको फ्री में मिड डे मील दे रहे हैं, आपको फ्री में किताबें दे रहे हैं। भाई उसके माता पिता साबुन भी खरीदते हैं तो टैक्स देते हैं, आपके उसके माता पिता कॉल बेड भी खरीदते हैं तो टैक्स देते हैं। उसी टैक्स से, इनकम टैक्स से कुछ स्टेट गवर्नमेंट नहीं चलती, एक्साइज का जो टैक्स देते हैं, जो सेल टैक्स का टैक्स देते हैं, जब अपना छोटा सा मकान खरीदता है गरीब व्यक्ति तब भी वो रेवेन्यू का जाके टैक्स देता है। उस टैक्स से ये सरकारी स्कूल चलते हैं, ये सारा सिस्टम चलता है, ये ब्यूरोक्रेट्स की सैलरी जाती है और ये मंत्रियों को इतने भत्ते मिलते हैं। तो उनको जो है आप कोई एहसान का पात्र मत बताएं, ना बनाए उनको 3000 रुपए महीना दे, ताकि देश का अंतिम बच्चा जिसका सपना महात्मा गांधी जी ने देखा था, जिस भारत का सपना महात्मा गांधी जी ने और हमारे शहीदों ने देखा था, वो तभी सफल हो सकता है, तभी उस भारत का निर्माण हो सकता है। माननीय मोदी जी, जिस दिन 3000 रुपए की आप डीबीटी करेंगे उस दिन आप महापुरुष कहलाएंगे, युग पुरुष कहलाएंगे। मैं आपको बिल्कुल कहता हूँ, देश का एक एक बच्चा और एक एक अभिभावक आपको दुआ देगा, आप देश में डीबीटी का लागू करवाएं। बिल्कुल सही बोला सर आपने। डीबीटी काफी जरूरी है, जो कि हमें मोस्टली आधे से ज्यादा लोगों को पता नहीं है इस चीज के बारे में। तो आज आपने उसके बारे में हम सभी को इसकी जानकारी दी। जी मैं एक बात और डीबीटी, क्योंकि ये बहुत विस्तृत चैप्टर है। अब मेरा गला भी सूख रहा बोलते बोलते, लेकिन मैं आत्मा से बोल रहा हूँ, इसमें रुकूंगा नहीं। आज हमारा 2 करोड़ टीचर, ये नारा हुआ करता था, जब तक टीचर भूखा है ज्ञान का सागर सूखा है।
आपने सुना होगा, आज भी टीचर भूखा है। और कोरोना में तो और बेचारा जो है ग्रस्त हो गया, लेकिन उसने अभी भी शिक्षा का दामन नहीं छोड़ा, अपने धर्म से नहीं भटका, ऑनलाइन शिक्षा दे रहा है। डीबीटी अगर हो जाती है, देश के 2 करोड़ टीचर्स को 25 से 30 हजार मिनिमम सैलरी मिलेगी, जो आज की डेट में, बिल्कुल सच्चाई बोल रहा हूँ, 4 से 5 हजार पे एवरेज होगी, बड़ी मुश्किल से 25 से 30 हजार मिनिमम सैलरी मिलेगी। ये नारा है, जब तक टीचर भूखा है तब तक ज्ञान का सागर सूखा है। और टीचर अगर भूखा रहेगा और उसको आप अपमानित करोगे और एक महान भारत का आप सपना और बातें करोगे, नहीं कर पाओगे। अगर आपको बहादुर सैनिक देगा, वो भी आपको टीचर देगा। और मैं टीचर्स को भी कहता हूँ, डरपोक मत बनो। अगर आप डरपोक रहोगे, अपने हकों के लिए नहीं बोलोगे, तो बहादुर सैनिक भी नहीं बना पाओगे, क्योंकि जो आपके पास नहीं होगा आप डिलीवर नहीं कर पाओगे। चुप मत रहो, मैंने कहा, कब तक चुप रहोगे, कब तक सहोगे? अब तो बोलो, कुछ तो मुंह खोलो और डीबीटी की मांग करो कि डीबीटी चाहिए हमें, हमारे देश के बच्चों को डीबी चाहिए। डीबीटी मिलेगी तो एक एक टीचर को सम्मान सहित 25 से 30 हजार रुपया भी मिलेगा, प्लस देश के इनकम टैक्स पेयर बढ़ेंगे। जब इनकम टैक्स पेयर बढ़ेंगे, बाजार में परचेजिंग पावर भी बढ़ेगी, आपकी इकोनॉमी भी चढ़ेगी। ये जरूर है कि कुछ लोगों के घोटाले नहीं हो पाएंगे, बस सिर्फ घोटाले रुकेंगे, बाकी देश बढ़ेगा। ये मेरा आपसे दावा है डीबीटी से। आपने सर इसके बारे में जानकारी दी, क्योंकि मैं जो इन दिनों 2-4 दिन से बात कर रही थी, many of the educators they were not aware of this। दूसरा सर, जो आप अभी बात कर रहे हैं, तो काफी लोगों का ये भी है कि जैसा कि शिक्षा के बारे में बातें किया जा रहा है, 2 चीजें अभी काफी उठ के सामने आई है। एक तो ये है कि अगर प्राइवेट स्कूल वाले फीस मांग रहे हैं तो बिना स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट उन्हें गवर्नमेंट स्कूल में डाल दो। ये क्या बात हुई? जाएगा तो मोस्टली जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है या बड़े से बड़े अभिभावक भी हैं जिनका ट्रांसफर केसेस हो रहा है, एक से दूसरे स्टेट में जाते हैं, एक से दूसरे स्टेट में जाते हैं, खुद के बच्चे का दाखिला नहीं कराते हैं। वो अपना सोर्स लगा के, एमएलए एमपी या किसी और का भी सोर्स लगा के वो बड़े से बड़े स्कूल में या प्राइवेट स्कूल्स में दाखिला कराना चाहते हैं। और दूसरी ओर ये बातें आ रही है कि ऑनलाइन क्लासेस नहीं लिया जाए। हमने कितने क्षेत्र में सुना है कि 1 घंटे से ज्यादा अगर आप क्लास लोगे तो आपके स्कूल के रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएंगे। तो इतने सारे डिफरेंसेस क्यों आ रहे हैं और इसका क्या सुझाव है आपके पास? देखिए, एक तो ये कह रहे हैं कि बच्चे एसएलसी के बगैर भी किसी स्कूल में चले जाए। तो मैंने आपको कहा कि ये सारा जो गोलमाल घोटाला है, ये अधिकारियों का अपना है। अगर उनके स्कूल्स में बच्चे कम हो जाएंगे तो एक तो टीचर्स की नियुक्ति नहीं होगी। मैंने शुरू से कहा कि सिर्फ बच्चे को केंद्र में रख के और शिक्षा को केंद्र में रख के बात हो। टीचर्स को कहा जाए कि आपकी नौकरी कहीं खतरे में नहीं, आपको बच्चे पढ़ाने। लेकिन अगर सरकारी स्कूल में बच्चे कम हो जाते हैं, इसमें मजदूरों का बहुत पलायन हुआ हर स्टेट से। गवर्नमेंट स्कूल की एनरोलमेंट पहले भी गिरी थी, अब फिर एनरोलमेंट जो गिर रही है और सरकार सिर्फ बच्चे बिठाना चाहती है। मुझे एक बार बड़ी अच्छी बात एक टीचर ने कही, मतलब कि बच्ची, मैं सरकारी एंगल से कह रहा हूँ, कहता जी हमारा काम तो बच्चे बिठाना है, पढ़ाना नहीं। कहता हमने तो सिर्फ बच्चे बिठाने हैं, क्योंकि सरकार हमें कहती है कितने बच्चे दाखिल हुए हैं, क्वालिटी की तो चर्चा ही नहीं होती। तो अब वो जो मजदूर पलायन करके इनके बच्चे कम हो रहे हैं, इन्होंने कह दिया कि आप विदाउट एसएलसी और स्कूल्स की चाहे फीस दे ना दें। देखो, जब पैसे की बात आती है, मैंने शुरू से कहा कि पेरेंट को जब डायरेक्ट देना पड़ता है, वो सरकारी में देना नहीं पड़ता। यहाँ उसको लगता है कि स्कूल वाला मुझे परेशान कर रहा है, पैसे मांग रहा है। इस पेंडेमिक में हर व्यक्ति परेशान भी है और अनिश्चितता के माहौल से भी गुजर रहा है कि साल तक ये चलेगा, 6 महीने तक चलेगा, 1.5 साल तक चलेगा। तो उसको लगता है कि अगर कहीं पे मेरा पैसा बचता है तो एंड में वो जब सरकारी ऐसे ऑर्डर्स आ जाते हैं तो वो कहता है स्कूल के पैसे बच जाए। और कुछ स्कूलों की फीस भी थोड़ा सा ज्यादा है तो उनको देने में बहुत लोगों के बिजनेस गए तो दिक्कत भी आ रही है। मैं वही सरकार को कह रहा हूँ कि सरकार सबको पैकेजेस दे रही है, तो देश के गरीब बच्चों को क्यों नहीं, और प्राइवेट स्कूल के बच्चों को क्यों नहीं। तो मैं कई बार ये कहता हूँ कि काश इन बच्चों की वोट होती। अगर इनकी वोट होती ना, तो अर्चना जी, जितने आप सीरियसली सुन रहे हो, इनको जो है सीरियसली पैसे मिल जाते। सर मेरा नाम सभी आपका रचना है, अर्चना जैन जी को कहा मैंने। तो मैंने कहा रचना जी, अगर इनकी वोट होती ना बच्चों की, अभी तक सबको 3000 रुपये महीना मिल जाता है। ये बेचारे 18 साल से छोटे हैं, 18 साल से जो बड़े थे,
तो पीछे आपने देखा होगा अपने मुलायम सिंह यादव जी, अखिलेश जी ने लैपटॉप बांटे थे, आपको याद होगा, बच्चों को लैपटॉप मिले, इनको साइकिलें मिल जाती है कम कॉस्ट की। अगर इनकी वोट होती तो इस समय इनको लैपटॉप मिल गए होते, जो आज की नीड थी, तो इनको ऑनलाइन एजुकेशन की भी दिक्कत नहीं आती। ये सारी गेम इन्होंने जो है ना पॉलिटिक्स की करके रख दी है कि अगर इलेक्शन है तो इस तरह की नीति चल रही है। एजुकेशन तो कहीं सेंटर में है ही नहीं। मैं कहता हूँ एजुकेशन पॉलिसी को जो है ना पॉलिटिक्स से बिल्कुल अलग कर देना चाहिए, और इनका जो मिनिस्टर्स कोई होना ही नहीं चाहिए। एजुकेशनिस्ट का एक सिस्टम और एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो जो इसको डील करे, और वो इलेक्शन कमीशन की तरह सॉलिड हो, बिल्कुल स्वायत्तता हो। ये निशा ने मांग भी की है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। जब तक इसमें से पॉलिटिकल इंटरफेरेंस आप नहीं निकालते हैं, तब तक सही शिक्षा नीति की आप कल्पना नहीं कर सकते। लोगों को उनका हक नहीं मिलेगा। ये पॉलिटिकल लेवल से बिल्कुल बाहर जाना चाहिए, इसको अलग फील्ड कर देना चाहिए। आप बताइए, हम अपने घर पे बच्चों की शिक्षा की कितनी प्रायोरिटी रखते हैं, आप सारे जानते हैं। हमारे घर में चाहे खाना 3 टाइम का, हम कहते हैं 2 टाइम खा लेंगे, पहले जो है शिक्षा प्रायोरिटी होनी चाहिए। और वही घर तरक्की भी करता है जो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देता है। तो 10 साल के बाद घर का कायाकल्प भी हो जाता है, पूरे खानदान का कायाकल्प हो जाता है, इवन उस कॉलोनी का, उस क्षेत्र का कायाकल्प हो जाता है। यार इस कॉलोनी से 6 बच्चे निकले, वो 10 को और सपोर्ट करते हैं। तो सबसे पहले प्रायोरिटी जो है वो शिक्षा को दे, और इससे राजनीतिक लोगों को बाहर दे। देखिए वो उनकी मजबूरी है, वो वोट वाली पॉलिटिक्स करेंगे, कितना भी बिठा लीजिए, उनकी मजबूरी है। क्योंकि उनको, मैं तो कई बार कहता हूँ, मैंने पॉलिटिशियंस को भी कहा, देखो आपके तो इलेक्शन 5 साल बाद होते हैं, हमारे हर साल बाद है। अगर आप डीबीटी कर दो तो पूरे गवर्नमेंट स्कूल के भी इलेक्शन हर साल के बाद हो जाएंगे। तो आप कल्पना करो, हर साल के बाद जब स्कूल के इलेक्शन होंगे, चॉइस पेरेंट पे होगी, तो क्या कोई गलत स्कूल चला पाएगा? एक दिन के लिए अकाउंटेबल होगा, एक दिन के लिए, और एक पेरेंट आके कहेगा मैंने आपको पैसों में कमी की, मुझे ये चाहिए। फिर बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो टेक्नोलॉजीज लेके आ रहे हैं, आज हम उनको इंट्रोड्यूस क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि आज गवर्नमेंट कह रही है ट्यूशन फी के अलावा कुछ लेना ही नहीं। देखो इस देश की त्रासदी देखिए, आप कंप्यूटर फीस भी नहीं ले सकते, आप टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। लोग रोबोटिक और वर्चुअल रियलिटी में चले गए, नई नई टेक्नोलॉजीज आ गई। हमारे देश में आप कंप्यूटर फीस के नाम से फीस नहीं ले सकते, वो कहते हैं सिर्फ ट्यूशन फी लो। इसका मतलब टेक्नोलॉजी पढ़ाई ना। ये तो स्कूल वालों की हिम्मत है कि फिर जो है सरकार के साथ भिड़ के, चाहे वो कंप्यूटर फीस को घुमा के ले, ना ले, या कैसे भी ले, पढ़ा रहे हैं। और वर्चुअल लैब्स भी लगा दी, रोबोटिक्स भी ले आए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पूरे उस पे स्कूल फिर भी हिम्मत से काम कर रहे हैं, क्योंकि अभिभावक भी साथ दे रहे हैं। मैं अभिभावकों को ये कहना चाहता हूँ कि आप बात को समझिए। ट्यूशन फीस है तो फिर आपके बच्चे फिर ट्यूशन लायक ही रह जाएंगे। आपको कम्पीट करना है पूरे वर्ल्ड के साथ आज। और आज आप जाइए अमेरिका में, वहां पता क्या कहते हैं? हमारे जो पिछले अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, उन्होंने एक बार कहा कि पढ़ लो वरना चिड़िया आ जाएगा। क्योंकि चाइना इंडिया बहुत ग्रोथ कर रहा था वहां, वो कह रहे पढ़ो अदरवाइज चिड़िया आ जाएगा। तो इंडिया तरक्की कर रहा था। मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं से विदेशी साजिश की है कि इंडिया को कैसे रोका जाए। तभी कहीं ये राइट टू एजुकेशन ना आया हो कि 8वीं तक फेल ही नहीं करना, ताकि इनको 8वीं तक ही रोक दो कि उसके बाद ये आए ना। और इनको जो है ये मिड डे मील और इसके झांसे में डाल दो, ऐसा लगे कि हमें एहसान कर रहे हैं। ये हमारा हक है। मैं शुरू से कह रहा हूँ, एजुकेशन में जो बजट है हमारा हक है। विदेशों में 6 से 7% जीडीपी का एजुकेशन पे खर्च किया जाता है, हमारे यहाँ 3%, और वो भी वहां बर्बाद कर दिया जाता है। तो आप 6 से 7% कीजिए, तो शायद आप एक बच्चे को 5000 की डीबीटी दे दे, तब भी लाखों करोड़ बच जाए। तो आप पैसे का मिसयूज मत कीजिए। इन्होंने, मैंने जब पीछे कहा कि आप डीबीटी करें, तो मैं आपको बताता हूँ रचना जी, सभी जगह पर डीबीटी की प्रेज हो। हमारे महाराष्ट्र के आपके पहले जो एजुकेशन मिनिस्टर थे, उनका क्या नाम था? विनोद तावड़े सर। हाँ, तावड़े साहब। उन्होंने तो बयान तक दे दिया था हमसे मिलने के बाद कि मैं एजुकेशन वाउचर लागू करूंगा चाहे अगली बार हार जाऊं। लेकिन बाद में बिठा के किसी ने समझा दिया होगा कि बात हार जीत की नहीं है, सारा बजट ही हाथ से चले जाएगा। आपने तो जो घर के चाबी जो है खजाने की दे दी लोगों को, जो खजाना अपने पास लगोगे, लोग तभी तो लाइन लगा के आप पर अर्जियां लेके खड़े होंगे एप्लीकेशन लेकर। तो आप खजाना कहाँ बांट रहे हो? तो उनको ये जब समझ जाने के बाद, मिस्टर नंद कुमार होते थे आपके सेक्रेटरी, अगले दिन से वो बाद में चुप हो गए। इसी प्रकार हमारे शिक्षा मंत्री रामविलास जी ने भी घोषणा की कि मैं एजुकेशन वाउचर लागू करूंगा। अम्मावाड़ी के नाम से अभी सीएम जगन जी ने एक प्रयास शुरू किया है। ऐसे ही हमारे
अनिल स्वरूप जी ने लास्ट फाइल जब साइन की थी, मैं उनका फिर धन्यवाद मैं बहुत बार करता हूँ, उन्होंने फाइल साइन की थी कि पंजाब में जब बॉर्डर पर गोलियां चलती हैं अक्सर, जैसे कश्मीर के बॉर्डर पे चलती है पंजाब में पाकिस्तान की तरफ से, तो सरकारी स्कूलों में बच्चे डर के मारे बच्चे जाते थे, अध्यापक नहीं जा रहे। देखो बच्चों को तो डर होता ही नहीं, आप भी जानते हैं, उनको ना कोरोना का पता, आप कुछ कहेंगे वो गलियों में जाके ना सोशल डिस्टेंसिंग देखेंगे, खेलते रहेंगे और खेल भी रहे, तो वो तो स्कूल चले जाते थे। लेकिन अध्यापक तो समझदार हो जाता है, अध्यापक स्कूल आ नहीं रहा था डर के मारे गोली ना लग जाए, और अध्यापक का भय अपनी जगह सही है क्योंकि उसके पीछे एक परिवार भी होता है। एक ऐसी स्थिति में एज में आ जाता है, अगर उसका आकस्मिक कोई ऐसी चीज हो जाती है तो उसके पीछे 6 लोग और होते हैं, तो उसके अंदर एक डर भी बड़ा स्वाभाविक है। तो अनिल स्वरूप जी ने कहा कि उन बच्चों को 3000 रुपए प्रतिमाह दे दिया जाए, वो किसी भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ सकते हैं। ये ऑर्डर लास्ट फाइल उन्होंने सही, पंजाब गवर्नमेंट ने न्यूज़पेपर में डिक्लेयर भी कर दी, लेकिन वहां की यूनियंस ने अड़ंगा डाल दिया, उसमें टांग फंसा दी, जिससे अदरवाइज देखिए लोग मानते, मुझे एक बार किसी ने कहा कि अगर ये डीबीटी कर दी जाती है तो आलोक रंजन जी अखिलेश जी के जो चीफ एडवाइजर है उनसे जब मैंने डीबीटी का समझाया तो एक कॉन्फ्रेंस में थे, तो उन्होंने कहा नीचे उतरकर ये प्लान तो बहुत अच्छा है, लेकिन बाद में कहते ऐसा है कि ये गांव में कैसे काम करेगा। उन्होंने कहा जिस गांव में स्कूल नहीं है तो ये वहां कैसे स्कूल कैसे खुलेगा। तो मैंने कहा आलोक जी बात बड़ी सीधी है, अगर 300-400 बच्चों के पास 3000 रुपए प्रतिमाह है, तो रचना जी आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आप भी जाके स्कूल खोल लेंगे, जादली जी भी वहां जाके स्कूल खोल लेंगे, भी लोगों के पास पैसा, लोग पहले यही तो सर्वे करते हैं ना कि पेइंग कैपेसिटी कितनी है। अगर पता लग जाए 500-600 बच्चों की पेइंग कैपेसिटी है तो मैंने कहा स्कूल उनके द्वार चला जाएगा, और वहीं के मजदूर को भी काम मिलेगा स्कूल बनाने में, लेबर को भी काम मिलेगा, और वहीं के टीचर को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी। तो उनका जवाब क्या था, फिर सरकारी स्कूल का क्या होगा। मैंने कहा अभी तो आप बच्चों की बात कर रहे थे, अब ये सरकारी स्कूल और सरकारी टीचर कहां से आ गए। जब तो बच्चे के अलावा बात होनी ही नहीं चाहिए। क्या हम अपने घर में ये बात करते हैं जब बच्चे की शिक्षा की बात सोचते हैं? हम अगर जितना भी कमा रहे हैं हम कहते हैं हम अपनी इनकम को कट करेंगे लेकिन बच्चे को बेटर एजुकेशन देंगे, तो उस समय ये बात मत सोचो कि प्राइवेट स्कूल सरकारी स्कूल का क्या होगा, इसके टीचर का क्या होगा, उसके टीचर का क्या होगा। देश के बच्चे के साथ अन्याय है, उसको गुणात्मक शिक्षा मिलनी चाहिए। तो एक बार उन्होंने ये भी सवाल किया कि अगर हम पेरेंट्स को पैसे दे देते हैं तो पेरेंट्स कहीं इनका मिसयूज तो नहीं कर देंगे। मैंने कहा देखिए बात ऐसे है, कहते पेरेंट्स, मैं क्या कैसे मिसयूज करेंगे, कहते उनको प्रॉपर समझ नहीं कि वो स्कूल कैसे चुनेंगे, उनको समझ नहीं है। मैंने कहा देखो बड़ी सिंपल बात है, जेब में अगर पैसे हो ना तो आदमी हलवाई भी अपनी पसंद का चुन लेता है, नाई भी अपनी पसंद का चुन लेता है। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो उन्होंने ये दिखाया कि उन्होंने देश का प्रधानमंत्री अपना चुन के रख दिया। तो आप क्या समझते हो कि देश का प्रधानमंत्री गलत चुन दिया उन्होंने? उनकी समझ में मुझे तो ना आ जाए कि उन्होंने तो सही चुना है, आपकी बातों से ऐसा लगता है कि उन्होंने प्रधानमंत्री का चयन गलत कर दिया। तो जो देश के प्रधान मोदी जी ने यही कहा ना कि आप मुझे वोट दें, आप किसी को मत दें, किसी विधायक को मत दे, किसी एमपी के नाम से ना दे, आप नरेंद्र मोदी जी के नाम से दे। तो लोगों ने कितना बढ़िया फैसला किया, यानी कि उनकी सूझबूझ पे शक करना बिल्कुल गुनाह है। आप उनको उनकी चॉइस का मौका दें, उनको फाइनेंशियल फ्रीडम दें और ये चीजें छोड़ दें, किसका नुकसान होगा किसका नहीं होगा, सिर्फ बच्चे का नुकसान नहीं होना चाहिए। तो डीबीटी एक मूल मंत्र है जो बच्चे को गुणात्मक शिक्षा और उसको शिक्षा का संवैधानिक अधिकार प्रदान करवाएगी। थोड़ा सा टच किया था कि एज पर द स्कूल जो है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसका प्राइवेट स्कूल्स को कुछ काफी कम बेनिफिट मिलता है, बट अगर दूसरी और अभिभावक से पूछा जाएगा तो वो बोलते मनी मेकिंग बिजनेस। कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है कि वेदर इट इज अ मनी मेकिंग बिजनेस और अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। और जैसा कि अभी आपने बताया कि गांव में अगर डीबीटी का बेनिफिट दिया जाए तो हर कोई, अगर पैसा हो और बेनिफिट हो तो हर कोई ही स्कूल बना लेगा। तो ऐसा क्यों नहीं है कि काफी लोग इस बिजनेस में घुस एंटर कर रहे हैं, काफी लोग क्यों नहीं स्कूल बना रहे हैं? तो इसके ऊपर थोड़ा सा खुलासा करिए आप। देखिए मैं बड़ी स्पष्ट बात ये कहता हूँ, लोग कहते हैं कि भी एक बार मैं आपकी अदालत एक सेशन में बैठा था तो उसमें 40 पत्रकार थे, उन्होंने कहा कि आप पे ये इल्जाम है कि आप दुकानें चलाते हैं, शिक्षा के नाम पे दुकानें चलाते हैं। तो मैंने बड़ा स्पष्ट कहा कि हाँ मैं दुकान चलाता हूँ। मैं
इनकार नहीं करता कि मैं दुकान चलाता हूँ। तो उनसे मैंने एक सवाल किया सबसे कि जिसके बच्चे मेरी दुकान में नहीं पढ़ते वो हाथ खड़ा करें, तो सबके हाथ नीचे। तो मैंने कहा मेरी दुकान अप्रूव्ड हो गई कि आप जैसे बुद्धिजीवियों के बच्चे मेरी दुकान में पढ़ते हैं और मैं क्वालिटी एजुकेशन डिलीवर करता हूँ। और हम सरकार को स्पष्ट लिख के दे चुके हैं कि मोदी जी ने भी जब प्रधानमंत्री बने थे उन्होंने कहा था मैं रोज एक सड़ा और गला कानून उसको चेंज कर दूं। और ऐसे बहुत सारे और कानून, मैं आपको एक कानून वैसे इससे हट के बताता हूँ। ये भी कानून है कि आप पतंग विदाउट एविएशन डिपार्टमेंट की परमिशन के नहीं उड़ा सकते। सलमान खान भी उड़ा रहे थे, बाकी भी उड़ा रहे। तो ऐसे बहुत सारे जो है कानून बने हुए, जिस दिन उनको लोग इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। तो आपने जो कहा कि भी क्या एजुकेशन जो है प्रॉफिट मेंटेनिंग के लिए लोग नहीं चला रहे कि दुकानें या प्रॉफिट नहीं कमा रहे, तो मैं कहता हूँ गुनाह भी क्या कर रहे हैं। और सरकार को हम सीधी एक बात कर रहे हैं कि आप इसको फॉर प्रॉफिट डिक्लेयर करें, इस इल्जाम से मुक्ति दे। और जितना प्रॉफिट हम कर रहे हैं उससे टैक्स लेना। आप क्यों चोरी करने दे रहे हैं स्कूल वालों? अगर कोई स्कूल चोरी कर रहा है तो इस सड़े गले कानून को बदलिए। ठीक है, जब ये बना था कानून उस समय क्या स्थिति थी? मैं 1 मिनट अपना फोन बंद कर देता हूँ जरा। हाँ सर। सॉरी, मैं बीच में फोन बंद करना भूल गया था। उस समय स्थिति क्या थी कि जमीनों पे भी टैक्स होते थे। आपने देखा होगा 25-30 साल के पीछे कि आप सीन में जाएं, 30-40 साल पहले जमीनें कौड़ियों के भाव हुआ करती थी, बहुत सस्ती होती थी। आज लोग जो हैं, आप देखो सेठ बिहारी दास, सेठ गरीब दास, सेठ करोड़ी माल, इन्होंने बहुत एकड़ों में जमीन जो है पीछे वो संस्थाओं को, 10 संस्थाओं के थ्रू स्कूल चला करते थे और दान भी करते थे। आज आप राइट टू एजुकेशन एक्ट पढ़ के देख लें, आप डोनेशन देना प्रतिबंध है। हर स्कूल को डोनेशन देता कौन है पहले बताओ? अलाउड ही नहीं है। और दिल्ली के अंदर किसी को कहा जाए या बॉम्बे के अंदर अपनी 3 एकड़ जगह दान दे दे, कोई देगा? पहले ये बताइए। अब वो दान देने की प्रवृत्ति चलेगी क्योंकि जगह जो है 3 एकड़ 300 करोड़ की है। क्यों देगा वो दान? वो वहां पे अपना शॉपिंग मॉल नहीं खोलेगा। तो ये चीजें जब समय के अनुसार जो कानून प्रासंगिक ना हो और समय की जो जरूरत हो, जैसे मैंने कहा कि पहले महल से झोपड़ी में आया करते थे, आज झोपड़ी वाला व्यक्ति भी महल वाले स्कूल में जाना चाहता है और उसको लगता है कि भी इसी के थ्रू मेरा बच्चा जो है आगे निकल सकता है। वो बात सच्ची भी है। तो स्कूलों को फॉर प्रॉफिट घोषित किया जाए। मैं तो कहता हूँ उनको प्रॉफिट की, जो अगर वो कमा रहे हैं तो करके चोरी आप क्यों करने दे रहे हैं? आप प्रॉफिट लेना, हम तो सीधा कह रहे हैं। किस स्कूल ने कहा कि हम प्रॉफिट टैक्स देने को तैयार नहीं है? उनसे टैक्स वसूल करें, उनको टैक्स एक्सेप्शन देने की जरूरत नहीं है। हमारी तो मांग है स्कूलों को फॉर प्रॉफिट किया जाए। जब आप पहले देखिए इंडस्ट्री जो है को जो है पहले इसका दर्जा नहीं था इंडस्ट्री का, फिल्म इंडस्ट्री। नरसिम्हा राव जी के टाइम, आप तो बॉम्बे से हैं, नरसिम्हा राव जी के वक्त में इसको इंडस्ट्री का दर्जा मिला। तो उससे पहले जो पिक्चरें आती थी आपने देखा होगा अंडरवर्ल्ड का, उसमें बहुत ज्यादा हस्तक्षेप होता था और उसी तरह की पिक्चरें थी जिससे लोगों की मानसिकता भी जो है वो गैंगस्टर्स की मूवीज, डाकुओं की मूवीज, इस तरह की। जब से इसको इंडस्ट्री घोषित किया गया तो उसमें ब्लैक मनी भी आती थी। जब उसको इंडस्ट्री घोषित नहीं थी तो लोगों का ब्लैक पैसा भी लगता था। जब उसको इंडस्ट्री घोषित किया तो उसमें एक तो व्हाइट मनी का फ्लो हुआ, बैंक ने भी लोन देना शुरू किया। आज जो है अच्छी पिक्चरों का भी निर्माण होना शुरू किया। अगर स्कूल को फॉर प्रॉफिट घोषित करते हैं, बैंकिंग वाले भी बड़े ईमानदारी से लोन देंगे, स्कूल वाले अपने ईमानदारी से अकाउंट्स रख के अपना टैक्स दे। मैं कहता हूँ सरकार के पास टैक्स आना चाहिए। और मेरे तो और भी एक डिमांड हमने निशा से दी है हमने कि एक फाइनेंस कारपोरेशन, अगर आप चाहते हैं कि स्कूल के क्षेत्र से हमने प्रॉफिट नहीं कमा तो जो टैक्स आता है, ये कहते हैं स्कूल वाले बहुत लाखों करोड़ रुपए कमाते हैं, इसका मतलब लाखों करोड़ का टैक्स आएगा। उस टैक्स से एक फाइनेंस कारपोरेशन बना दीजिए और उस फाइनेंस कारपोरेशन से जो स्कूल ग्रेडिंग की जाए स्कूलों की, और जो स्कूल उसमें बहुत अच्छे हैं उनको 2% पे या 0% पे उनको लोन दिया जाए। एक इंसेंटिव होगा कि भी जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तब भी अगर 5 लाख स्कूल सपोज होंगे तो ये नहीं है कि 5 के 5 लाख जो है नंबर 1 पे आ जाए। तो उनके लिए एक इंसेंटिव स्कीम रखेंगे, वो जो प्रॉफिट से फाइनेंस कारपोरेशन बना उनको कहा जाए कि जो बेस्ट जाएगा इसमें, क्योंकि वीसा इस सब में जाएगा, ग्रेडिंग होगी, पता लग जाएगा कौन से स्कूल अच्छे हैं। उनको 0% पे कहा जाए कि भी आपको साल का ये 1 करोड़ रुपए का इंसेंटिव है,
और आप नई नई टेक्नोलॉजीज लाइए और अपने बच्चों को और आगे बढ़ाइए और दूसरों को भी उससे प्रोत्साहन मिले और वो भी उस कंपटीशन की रेस में लगे ताकि जो है क्वालिटी एजुकेशन इंप्रूव हो। तो हमारी तो सीधी मांग है कि स्कूलों को फॉर प्रॉफिट, देखो एग्रीकल्चर पे टैक्स की बात आती है तो लीडर्स नहीं लगाते क्योंकि हजारों एकड़ जगह उन्हीं की है। हम तो खुली मांग निशा कर रही है कि हमें फॉर प्रॉफिट डिक्लेयर करो और हमसे टैक्स लो। और दूसरा कोई कहे कि स्कूल वाले ने उसमें स्कूल वाला उससे रोटी ना खाए, जो आज के नियम है कि स्कूल वाला जो है उससे कुछ ले ही नहीं सकता, ड्रॉ नहीं कर सकता, तो वो कहाँ जाएगा पहले बताइए, उसका परिवार कहाँ जाएगा? अपने परिवार को पालना उसका धर्म फर्ज नहीं है? अगर ये ऐसा कानून है तुरंत इसको बदल दीजिए। और ट्रांसपेरेंसी तभी रह सकती है जब कानून ट्रांसपेरेंट रहने वाले होंगे। आज दिल्ली में क्या है, सेक्शन 10(1) लगाया हुआ है कि आपको हर एक को पे कमीशन देना है। अब जो स्कूल 600 रुपए बच्चे से ले रहा है और 20 बच्चे उसके क्लास में, उसके पास 12,000 रचना जी आए, वो 30,000 कहां से देगा बताइए? आए तो 12,000। ये अंग्रेजों के जमाने से, जब अंग्रेज भी यहाँ पर थे, तो ये सिस्टम बनाया गया कि जितनी आपके पास फीस आ रही है, रूल्स ये है कि उससे ज्यादा आप टीचर्स को दीजिए, यानी आप 24 घंटे चोर बन के रहिए। हम कहते हैं कि इस उससे निकालिए, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट पॉलिसी बनाइए जिसको हम फॉलो कर सकते हैं और प्रॉफिट कीजिए ताकि अच्छे अच्छे लोग भी इसमें आए। होने दीजिए ना कंपटीशन, बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए और पेरेंट को फंड आप कीजिए ताकि उसकी प्रॉब्लम ही ना हो। पेरेंट्स का यही डर है कि आप इसको पॉलिसी को खोल देंगे, स्कूल बहुत महंगे हो जाएंगे। आप एक मिनिमम फीस फिक्स कर दीजिए, हम उस पर तैयार हैं। एक मैक्सिमम फिक्स कर दीजिए, स्कूलों को फॉर प्रॉफिट कर दीजिए और पेरेंट्स को जो है आप डीबीटी कर दीजिए। देखो दूसरी बात ये भी होती है, कोई कहते हैं कि कुछ स्कूल फिर और महंगे होंगे, तो मैंने कहा कभी भी जो राइट मिलता है वो मिनिमम मिलता है, मैक्सिमम कभी नहीं। अगर राइट टू फूड आएगा तो ये होगा कि आप उसको जो है 20 किलो आटा देंगे, 20 किलो चावल देंगे, दालें, ये नहीं कहेंगे 5 स्टार में जाके खाना खा। मिनिमम राइट्स मिलेंगे, तो आप मिनिमम वो राइट दे दीजिए जिससे 90 से 95% स्कूलों में वो अपने दाखिले करा सके। उसके बाद अगर कोई इंटरनेशनल स्कूल, एक बार मैं किसी कॉन्फ्रेंस में था तो इंटरनेशनल स्कूल भी आपने देखा इंडिया में काफी है। बोर्डिंग स्कूल्स के साथ भी मैंने पीछे संपर्क किया, उन्होंने कहा ट्यूशन फी ले लेने के। जो बोर्डिंग स्कूल है ट्यूशन फी उसका सिर्फ 20% पार्ट होता है। अगर वो ट्यूशन फी लेगा तो समझ लीजिए उसके बाद 20% आ रहा है, 80% तो आ ही नहीं रहा, उसके बाकी खर्चे अलग होते हैं। ऐसे एक बार मैं इंटरनेशनल स्कूल्स की कॉन्फ्रेंस में था तो उसका टॉपिक था कि रोल, स्कोप एंड चैलेंजेस ऑफ द इंटरनेशनल स्कूल्स इन इंडिया। तो मैंने कहा देखिए ऐसे है कि इंडिया में इतना स्कोप है। आज आपने कोरोना में अगर आपने देखा होगा, न्यूजीलैंड की आबादी मैंने देखा था, न्यूजीलैंड की आबादी शायद 45 लाख है और बहुत सारे यूरोप की ऐसी कंट्री है जिसकी 1 करोड़, किसी की 2 करोड़, मतलब आधा यूरोप शायद पूरा मिला लिया जाए। जादली जी को ज्यादा इसका कैलकुलेशन आप करिएगा तो इंडिया की 135 करोड़ की आबादी है। तो हिंदुस्तान एक कितना बड़ा देश है, कितना बड़ा स्कोप होगा। मैंने कहा यूरोप के कई कंट्रियों जितना स्कोप जो है इंडिया में है। 85 तो यहाँ पर बोर्डिंग स्कूल है जो टॉप के हैं, उसके बाद इंटरनेशनल स्कूल भी है। लेकिन मैंने कहा जिस तरह की आपकी पॉलिसी और माइंड सेट है, अगर यही रहा और इनको बंद करने की बात रही तो जिनके पास रचना जी पैसे हैं वो तो अपने बच्चे इंग्लैंड भी भेजेंगे, फिनलैंड भी भेजेंगे पढ़ने के लिए। तो पहले तो ब्रेन ड्रेन हुआ था, आपका चाइल्ड ही ड्रेन हो जाएगा। बचपन से आपके बच्चे विदेश चले जाएंगे, आप अपने बच्चों से हाथ धो दोगे, ना उनके अंदर इंडियन संस्कृति रहेगी ना संस्कार रहेंगे। तो आप यकीन मानेंगे वहां पर जो पेरेंट्स थे आए, उन्होंने कहा आपने हमारा दिमाग जो है खोल के रख दिया। तो इंटरनेशनल स्कूल्स भी खुलने दीजिए। उल्टा आपके देश के बच्चे जब इंटरनेशनल लेवल की एजुकेशन यहीं पे सस्ती लेंगे तो आपके देश में आपके पास तो रहेंगे। आप ऐसा माइंडसेट क्यों करते हैं कि हमने स्कूलों को बंद करवाना है, स्कूलों को कंट्रोल करना है, इन पे कैप करनी है जैसे गुजरात में। आप बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें करें जिससे जो है मैं कहता हूँ प्रॉफिट भी कमाने दीजिए, एक लेवल तक प्रॉफिट कमाने दीजिए। अगर कोई ज्यादा प्रॉफिट करता है आप उस पर ज्यादा टैक्स का स्लैब कर दीजिए, मत कमाने दीजिए, लेकिन रोजी रोटी तो कमाने दीजिए। स्कूल को एक्सपेंड करने के लिए इतना पैसे भी कमाने दीजिए कि वो अपने स्कूल को एक्सपेंड कर सके। आप उसको बहुत ज्यादा पैसा कमाने की छूट ना दें, लेकिन फॉर प्रॉफिट करके अपनी रोजी रोटी और स्कूल को स्पेंड करने की छूट इतनी तो देनी पड़ेगी, तभी देश को आप जो है आगे ले जा पाएंगे। अदरवाइज इसी तरीके से चलते रहे, बहुत सुधार हो रहा है, बहुत सुधार हो रहा है। सिसोदिया जी कहेंगे मैंने सुधार कर दिया, दूसरे शिक्षा मंत्री कहेंगे मैंने सुधार कर दिया, देश वहीं का वहीं 15 साल के बाद फिर खड़ा मिलेगा और हम ऐसा महसूस करेंगे हमारे साथ जो आया उसी ने धोखा किया।
और इस धोखे से अगर बचना है तो हमारे अभिभावक जो नेता बने हुए हैं उनको भी समझना पड़ेगा कि लड़ाई की जड़ कहाँ है। वो पॉलिसी है, पॉलिसी को चेंज कराइए। 1 या 100 बच्चों के लिए मत लड़िए, देश के एक एक बच्चे के लिए लड़िए। और देश के बच्चों का नुकसान कहाँ हो रहा है मैं बहुत बार कह चुका हूँ, बार बार कहना उचित नहीं। तो सर आपने काफी कुछ हमें शिक्षा प्रणाली के बारे में बताया। अभी हमारे साथ अमित सर मेरठ से जुड़े हुए हैं जो कि मैनेजमेंट से है। तो मैं चाहूंगी कि मेरठ अमित आप क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं? अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है कुलभूषण सर से पूछने के लिए तो आई वुड जस्ट लाइक यू टू अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क। आपका आभार रचना मैम। सबसे पहले तो मैं कुलभूषण सर का बहुत बहुत थैंक यू करना चाहता हूँ। सर आप आज इस मंच पर आए और हमने आपको सुना, बहुत अच्छा लगा सर। आपके विचार हमेशा आपने स्कूलों की लड़ाइयाँ लड़ी है हमेशा, और हमारा सबका विश्वास है कि बिल्कुल जो भी हम सबसे बन पड़ेगा यहाँ से आपके बिल्कुल हम सहयोग करेंगे। सर मेरा एक विचार है जो मेरे कुछ प्रश्न है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि सर क्या स्कूलों का कैटेगराइजेशन नहीं होना चाहिए सर? आए दिन जिस तरह से सरकार ने हर लेवल पर एक अलग अलग कैटेगरीज की हुई हैं, तो क्या इसमें स्कूल का अगर कैटेगरी में कर दे कि सर इस स्लैब से ऊपर ये चीजें लागू होंगी और इससे ऊपर वाले से ये लागू होंगी, तो कहीं ना कहीं हमारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जहां तक जैसा अभी आपने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में भारत बसता है, कहीं ना कहीं क्योंकि हम आप और हम सब बजट स्कूल्स की लड़ाई ज्यादातर बात करते हैं ज्यादातर, तो सर इसमें क्या कहना चाहेंगे सर? बिल्कुल अमित जी, पहले तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मैं जहाँ भी जाता हूँ मैं कहता हूँ मैं एक बच्चे की बात करता हूँ, एक शिक्षा की बात करता हूँ और टीचर की। स्कूल की मैंने कभी नहीं बात कही, मैं इन तीनों को प्लस करता हूँ इज इक्वल टू स्कूल। बच्चा प्लस एजुकेशन प्लस टीचर इज इक्वल टू अमित इज इक्वल टू कुलभूषण, मतलब हम दोनों स्कूल वाले हैं। ये तीनों होंगे तो स्कूल ऑटोमेटिकली बन जाएगा। कैटेगराइजेशन की बात हमने शुरू से की है, निशा की तरफ से भी हमने प्रेजेंट सिनेरियो में भी कहा है कि अगर पहले तो हमारी स्पष्ट ये मांग है कि डीबीटी करते हैं तो ये कैटेगराइजेशन भी तब भी जरूरी होगी, तब भी 3 कैटेगरीज बनेंगी। एक बजट स्कूल होंगे, जैसे 3000 रुपए अगर वो डीबीटी करते हैं जिसपे 95% स्कूल आ जाएंगे 3000 रुपए प्रति माह की फीस पे भी 90% आ जाएंगे आज के समय में, और थोड़ा ज्यादा पैसा कर देंगे तो और ज्यादा आ जाएंगे, तो 90% तो आएंगे। उसके बाद तक फिर कोई एक एलीट स्कूल का वर्ग भी रहेगा ही रहेगा। वो अमित जी कारण ये है कि बहुत सारे लोगों के पास पैसा अब भी हिंदुस्तान में है। हिंदुस्तान में कई यूरोप बसते हैं, दिल्ली बॉम्बे कलकत्ता मद्रास जाओ तो वहां पर जो है एक मेरे पानीपत शहर में देखो तो एक का घर किसी का 2 करोड़ का, किसी का 4 करोड़ का, पर करोड़पतियों की तो लाइन लग चुकी है हिंदुस्तान में। ये ठीक है, हमारा पैसा जो है वो कंप्लीटली सही चीज से यूटिलाइज नहीं हो रहा, पैसे की कमी नहीं है हिंदुस्तान में, यूरोप से बहुत ज्यादा पैसा है। तो कैटेगराइजेशन की जरूरत तब भी पड़ेगी कि जो 3000 या 4000 की डीबीटी होती है उससे ऊपर के जो स्कूल होंगे उनको भी अलाउड करना चाहिए। जैसे मैंने अभी बात की कि किसी को सपोज आपने मेरठ में किसी को अपॉइंटमेंट की और आपने कहा कि इंटरव्यू के लिए आए, तो आप उसको क्या कहेंगे? आप उसको कहेंगे कि मैं सेकंड एसी का आपको फेयर दूं, ये हो गया डीबीटी। और वो कहता है मैंने फर्स्ट क्लास में आना, आप कहेंगे एक्सेस फेयर आप दे दें राजू। तो जो उससे होगा दूसरी कैटेगरी ऐसी होगी कि जो पेरेंट उस पे जाना चाहता है तो 3000 गवर्नमेंट ने दे दिया और वहां पर 5000 या 6000 है, तो वो उसको भी हक मिले, वो बाकी बैलेंस पैसा अपनी जेब से डाले। उसके बाद बोर्डिंग स्कूल जाना है, मतलब एक मिनिमम राइट जो मैंने कहा था वो सरकार दे दे, उसके बाद कैटेगराइजेशन भी कर दे। मिनिमम राइट में सबको ये कहा गया, जो आज मिनिमम में कौन है? गवर्नमेंट। तो वो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे यहाँ जो बजट स्कूल में 500 600 800 दे रहे हैं, तो अमित जी मैं गारंटी से कहता हूँ आपके मेरठ के 95% स्कूल कवर हो जाएंगे 3000 रुपए प्रति माह। जी होंगे कि नहीं होंगे आप बताइए? तो मिनिमम राइट मिल गया, वो एक कैटेगरी बन गई। दूसरी उसमें जाता है वो उससे ऊपर वाली, उसमें वो एक्सेस पैसे देगा, फिर बोर्डिंग क्लास की, इंटरनेशनल स्कूल्स की, ऐसी कैटेगरी भी 4 बननी चाहिए। ब्लैंकेट एक तरह की ऑर्डर, मान लो इंटरनेशनल स्कूल में कोई जो है 10,000 का भी इंक्रीमेंट दे देता है, आपने देखा होगा, दे देते हैं टीचर्स को 10,000 से ज्यादा, लेकिन जो बजट स्कूल या जिनमें 3000 की डीबीटी वाला होगा उसमें हो सकता है 10,000 का इंक्रीमेंट दिया ही नहीं जा पाएगा हर साल। वो एक सरकारी लेवल से ही जो इंक्रीमेंट स्केल और वो चलेगा। तो कैटेगराइजेशन तब भी करनी पड़ेगी और आज भी करनी चाहिए, प्रेजेंट सिनेरियो में भी करनी चाहिए।
सभी पे ब्लैंकेट वो चलना ही नहीं चाहिए। आप कैसे कर सकते हैं, जैसे दिल्ली में मैंने कहा कि आप सारे पे कमीशन की 5 के वो हैं जो बजट पूरा जो दे ही नहीं सकते, वो मैनिपुलेशन करेंगे ना। फिर आपने लोगों को चोर क्यों बनाया हुआ? पॉलिसी ऐसी बने, अब देश अपना है यार। होगी बहुत गुलामी जब वो हुई थी, इसका मतलब अभी भी हमें आपने गुलाम बना के रखा हुआ है कि जब चाहे हमारे पे छापा मारे। और क्या आप हेराफेरी कर रहे थे? अरे करवाई किसने हेराफेरी? अब तो साफ बता रहे हैं आप करवा रहे हो। जब देश आजाद हो चुका है, मैंने कहा कि भारत आजाद हो चुका है, सरस्वती माता को आजाद कराइए। अमित जी लड़ाई ये है, और ब्लंट बोलिए, सच बोलिए, सच बोलना पड़ेगा। अभी हमारे एक नेता ने कहा कि इनकी बैलेंस शीटें चेक करा दो। कर लो भाई। हमारे यहाँ एक, मैं नाम नहीं लेता, उन्होंने कहा पेरेंट्स की भी चेक कर लो। जो पेरेंट्स कह रहे हैं हम फीस के आज जो है कैपेबल नहीं रहे हैं, तो ये ठीक है, अपना दिखाइए, फिर सारे इनकम टैक्स की रिटर्न्स दिखाइए सारे। देखो इस देश में झूठ नहीं बोलना चाहिए, ना स्कूल वालों को डरना चाहिए, ना पेरेंट्स को झूठ बोलना चाहिए। जब सच से चलेंगे हमारे बच्चों का भविष्य भी बर्बाद नहीं होगा, उनके गुरुओं का भी बर्बाद नहीं होना चाहिए। आज एसएलसी कह रहे हैं कि ऐसे दे दीजिए। मैं कई बार रचना जी बोलता हूँ, तो मैं कहा हिंदुस्तान में सबसे महंगी एसएलसी आप बताइए अमित जी। गुरु दक्षिणा की तो हमारी परंपरा रही है, और ये सरकार कहती है कि जी हम जो है पुरानी वापस लेके आएंगे। पुरानी संस्कृति में तो गुरु दक्षिणा के बाद बच्चा जा ही नहीं सकता था स्कूल से बाहर। उसकी शिक्षा को उत्तीर्ण माना ही नहीं जाता था। आज कह रहे हैं कि भाई तो हमारे वाले सरकारी स्कूल में आ जाइए, गुरु दक्षिणा देने की जरूरत नहीं है, गुरु को दुत्कार के आ जाओ, कोई जरूरत नहीं है गुरु की। आपको पता है सबसे महंगी एसएलसी अमित जी कब जारी हुई थी? महाभारत में। द्रोणाचार्य ने जब कौरव और पांडवों ने शिक्षा पूरी की, उन्होंने कहा गुरुजी गुरु दक्षिणा में बताइए क्या लेना है। उन्होंने कहा महाराजा द्रुपद को गिरफ्तार करके लाइए। पूरे लाव लश्कर के साथ युद्ध हुआ और महाराजा द्रुपद को वो गिरफ्तार करके लाए, तब उनकी गुरु दक्षिणा पूर्ण हुई। तो गुरु दक्षिणा की तो एक परंपरा रही है। ये कह रहे हैं कि साल का भी बकाया तो दिए बगैर आ जाओ। बताओ किस संस्कृति में ले जाना चाहते हैं? भारतीय संस्कृति की बात करते हैं, ये है भारतीय संस्कृति कि गुरु को अपमानित करके आ जाओ। और कई लोग ये डाल रहे हैं कि आप जाके पुलिस में कंप्लेंट कर दीजिए कि बच्चों ने पैसे नहीं दिए। बताइए, मतलब गुरु ये काम करेगा? गुरु से और गलत काम कराना चाहते हैं। इन्होंने क्या किया? हमारी परंपरा क्या थी, हमारी संस्कृति क्या थी? टीचर एक राष्ट्रगुरु था हमारा, इन्होंने राजगुरु बनाया। अब राजगुरु से हमें क्या बना रहे? क्रिमिनल, माफिया कहते हैं। बताइए, आपने देखा राष्ट्रगुरु कहलाता था टीचर, आज टीचर की हालत क्या करके रख दी इन्होंने। तो टीचर्स को अमित जी सामने आना चाहिए। आप सब टीचर हैं, चुप मत रहे। मैं आपको बताऊं, ये बिल्कुल कोरोना का जो काल है ना, पांडवों ने भी जब युद्ध लड़ा था तो 14 साल के अज्ञातवास में रहे। रामचंद्र जी ने भी जितनी बुराइयां वनवास में खत्म की। ये 1 साल का वनवास आपको मिला कोरोना का। सारे टीचर इकट्ठे हो और इस वनवास में शिक्षा की सारी कुरीतियों को ठीक कर डालो। मैं आपको घबराओ मत, कोई बात नहीं। हमें ये कहते हैं कि स्कूल वाले या टीचर लालची है, हम साल अपना चला लेंगे, लेकिन हमें सम्मान देके देखिए ना। और सरकार अपना फर्ज निभा कर देखे, फिर बैठ के हमारे से बात कीजिए। फिर अगर हम ऐसी बातें करेंगे तब कहना कैसे हम शिक्षा व्यवस्था को संभालते हैं, एक एक बच्चे को संभालते हैं। लेकिन अपमानित करोगे, चोर कहोगे, डाकू कहोगे, माफिया कहोगे, गलत गलत जो है ऑर्डर्स निकालोगे, हमें क्रिमिनल्स की तरह ट्रीट करोगे, और फिर हमें जो है हमसे अपेक्षाएं करोगे, उसके बाद भी हमारे टीचर्स आज डट के खड़े हुए हैं। अभी तक इतना अपमानित होने के बाद किसी के नेता का कभी बयान आया? हमारे यहाँ पर एक प्रिंसिपल का एक बच्चे ने मर्डर कर दिया, एक मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री ने बयान नहीं दिया। तो मैंने तब ये कहा ऐसे लग रहा है जैसे आज किसी ओसामा बिन लादेन का मर्डर हो गया। हर कोई शांत हो गया, बोलने से डर रहा है, ये कहने से डर लग रहा है कि आज एक टीचर की छाती छलनी हुई है, आज एक शिक्षक की छाती छलनी हुई है। पूरा देश इससे आहत है, किसी का बयान नहीं आया, ना हमारे प्रधानमंत्री का, ना किसी मुख्यमंत्री का आया। उस दिन बयान जारी होना चाहिए था कि आज टीचर की छाती, एक औरत की छाती छलनी हुई, एक टीचर की छाती छलनी हुई है, एक शिक्षक की छाती छलनी हुई है, किसी का बयान नहीं आया। तो ये हालत करके रखती, इससे आहत है सारे जी। तो कैटेगराइजेशन के मैं बिल्कुल पक्ष में हूँ, दोनों तरह से कैटेगराइजेशन होनी चाहिए। सर किसने थैंक यू सर। थैंक यू अमित सर। कुलभूषण सर, किसी ने, हमारे एक व्यूअर ने आपको बहुत अच्छा नाम दिया है कि यू आर एन एजुकेशन शोल्डर। सो बिल्कुल ये है सीबी जादली फ्रॉम, इफ यू कैन जस्ट से आगरा से मैं। सर
हमारा एकदम एकदम राइट आपके लिए नाम दिया गया है, एजुकेशन सोल्जर। एंड सर कुछ हमारे एडू लीडर्स ने मुझे फेस कर रहे हैं और वो आपसे जुड़ना चाहेंगे। तो हम लोग जैसे सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं तो हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप फॉर्म होता है जैसे ही टॉक शो चालू होता है। तो क्या हम आपको उसमें ऐड कर सकते हैं? तो क्योंकि सारे क्वेश्चन आई एम श्योर आप अभी नहीं जवाब दे पाओगे, और जो जुड़ना चाहते हैं क्या हम आपका नंबर शेयर कर सकते हैं उनसे, या आपको उस ग्रुप में जोड़ सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आप रचना जी मेरा नंबर शेयर कर सकते हैं। मैं हमेशा ये कहता हूँ, नीसा एक एसोसिएशन नहीं है, नीसा एक परिवार है, नीसा एक विचार है। व्यक्ति आते हैं जाते हैं, विचार कभी भी जो है खत्म नहीं होते, व्यक्ति खत्म हो जाते हैं। तो नीसा एक विचार है, सब इस विचार के साथ जुड़िए। ये सम्मान की लड़ाई है। और चाणक्य ने एक बात कही थी कि प्रलय और निर्माण शिक्षक की गोद में बोलते। मैं बहुत ज्यादा शिक्षाविद नहीं हूँ, जितनी मैं उसकी इंटरप्रिटेशन कर सकता हूँ एक साधारण आदमी की तरह। मेरे ख्याल से उनके मन में जो निर्माण और प्रलय, वो प्रलय भी उन्होंने ये कहा होगा कि कल्याणकारी प्रलय, कभी डिस्ट्रक्टिव प्रलय को शिक्षक नहीं सोच सकते। आज एक कल्याणकारी प्रलय की जरूरत है इस हिंदुस्तान में। इस हिंदुस्तान का बच्चा आपने देख रहा है कि कैसे उसको गुणात्मक शिक्षा मिले। आपने बहुत अच्छा काम किया प्राइवेट स्कूल में, उनका उदय हुआ, उन्होंने 50-60% बच्चों को अपनी तरफ से अपने संसाधनों से बहुत प्रयास किया। लेकिन अब इससे बड़े प्रयास की जरूरत है। बच्चों को शिक्षा की दास्तां से छुड़ाना, जैसे मैंने कहा, सबसे दिमाग को आजाद कराना है, इनको डीबीटी का हक दिलाना है। अमित जी अपनी चीजों की चिंता छोड़ दें। स्कूल तो अपने आप फलेंगे फूलेंगे, जो चलाएगा उसके फलेंगे फूलेंगे, देश के बच्चे फूलने चाहिए। अमित जी चलाएंगे, जादली जी चलाएंगे, या रचना जी काम कर रहे, चार्टर्ड अकाउंटेंट होकर भी एजुकेशन की फील्ड में जो है रचना जी कूदे हुए हैं। ऐसे बहुत सारे लोग कूदे हुए हैं और आएंगे। हम नहीं रहेंगे, दूसरे आएंगे। लेकिन इस देश का भला हो जाएगा अगर हम सारे मिलकर इस विचार, नीसा के इस विचार से काम करते हैं। और डीबीटी पे सारे, मेरा जो जितने लोग सुन रहे हैं, मैं ये चाहता हूं कि सारे शिक्षक भी, स्कूल संचालक भी अपना अपना एक वीडियो बनाकर डालें। और एक मैंने और नीसा की तरफ से एक डाटा फॉर्म डाला हुआ है कि हमारे कितने पैसे पिछले सालों के नहीं आए, ताकि हम अपनी वस्तुस्थिति भी बताएं। हम क्या करते हैं, हम डाटा बताने से डरते हैं। मैं हर एक को कहता हूँ, जब डॉक्टर को जाकर आप कहोगे भी मैंने MRI नहीं करानी, मैंने ब्लड टेस्ट नहीं कराना, मैंने यूरिन टेस्ट नहीं कराना, फिर आपको जो है वो इलाज कैसे, डायग्नोज कैसे होगा और आपका इलाज कैसे होगा? हम लोग इन चीजों से भाग रहे हैं। भागना छोड़ दें। हम बिल्कुल सही हैं, गर्व से कहें कि जो हमने किया है ठीक किया है। अगर आपने स्कूल से अपना भरण पोषण भी किया है, कोई गलत नहीं किया, डट के बोले। गुनाह नहीं किया अगर आपने अपने परिवार पाले हैं, डट के बोलना होगा। बोले आप, कोई गलत काम नहीं किया। किसी ने 1 के 3 स्कूल खोल ले, क्या गुनाह किया? मैं हर एक को कहता हूँ, अगर किसी ने स्कूल से अपना फार्म हाउस बना लिया है, वो गलत किया है। लोगों ने अपने फार्म हाउसों को स्कूल में कन्वर्ट किया है। आप सारे जानते होंगे, फार्म हाउसों को अपनी जो एग्रीकल्चर लैंड से उससे स्कूल बनाए। तो हमने तो बहुत बड़ा काम किया है। अपने काम पे गर्व कीजिए। जब तक आप अपने काम में गर्व नहीं करेंगे, लोग कहते हैं कि इसने इधर का फंड उधर लगा दिया। अगर स्कूल में लगाया तो बिल्कुल गलत नहीं है, डट के बोलिए। 1 स्कूल के 4 स्कूल खोल दिए, कोई बात नहीं। आप पहले 3000 बच्चों को पढ़ा रहे थे, आप 12000 बच्चों को पढ़ा रहे। उसकी ज्वलंत उदाहरण है हमारे जगदीश गांधी जी। आज भी तख्त पे सोते हैं, 6-6.5 फुट का उनका तख्त है जिसपे जगदीश गांधी जी सोते हैं। आप जाइए, उनके पास बैलेंस शीटें प्रिंट पड़ी हैं कि ये मेरी बैलेंस शीट है, ये मेरे बैंक में अकाउंट है। नहीं डरते, वो ओपन है बिल्कुल। जो मर्जी आके, सीबीआई ने भी एक बार शायद उन पे चेक किया, तो कहते कर लीजिए चेक। ओपन है, जाके प्रिंटेड बैलेंस शीट्स देते हैं। लेकिन उन्होंने एक शिक्षा का अंपायर खड़ा किया। लोगों को उससे भी प्रॉब्लम है। मैं तो कहता हूँ ऐसे व्यक्तियों को भारत रत्न मिलना चाहिए। हमें एक मांग करनी चाहिए कि जिन लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम किया है, सामूहिक रूप से प्राइवेट स्कूलों को भारत रत्न का अवार्ड दिया जाए। जगदीश गांधी जी जैसे जो भी लोग हैं, उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। हमें एक आवाज करनी चाहिए। हमें अपनी कम्युनिटी को सम्मान दिलाना चाहिए। मैं आपको बताऊं, हम यूनाइटेड नहीं है। हम अब कहते हैं दूसरे को सम्मान क्यों मिले? जो व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है, हम सब कहें कि इसको सम्मानित करें। जिस दिन एक शिक्षक सम्मानित होगा, आप ये देखिए, एक शिक्षक राष्ट्रपति बना था। आज तक शिक्षक दिवस मनाया जाता है, लेकिन उसके बाद हम शिक्षक ये करवा नहीं पाए।
उस समय ये समस्या नहीं थी, लेकिन आज अपने शिक्षकों को सम्मान दिलवाना पड़ेगा। हमें ये भी लड़ना पड़ेगा कि प्राइवेट स्कूल के टीचर्स को राष्ट्रपति सम्मान मिले। जो सरकारी स्कूल के टीचर्स को मिलता है, क्या वो हमसे ज्यादा अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं? हम उनका भी सम्मान करते हैं। मैंने पहले कहा था शिक्षक है, चाहे प्राइवेट का है, चाहे सरकारी का। अगर सरकारी स्कूल के टीचर को भी इतने काम नहीं दिए जाएंगे, शायद वो और अच्छा रिजल्ट देंगे। उसमें भी इनका बहुत सारा इंटरफेरेंस है और ये शिक्षकों को साथ भेदभाव करते हैं। अगर उनके पास 20 बच्चे, आप 20 बच्चों को उनको पढ़ाइए, सिर्फ आपने पढ़ाना है, आप 20 को पढ़ाइए। आपको ये नहीं कहा जाएगा कि आपको 40 करने हैं। आप 20 को बढ़िया करके दिखाइए, 20 को 40 के चक्कर में मत पढ़िए। 20 को बेटर एक्टिव सिटीजन, इन्फॉर्म सिटीजन बना के दिखाइए। और अगर वो 20 को बना के दे तो उसको आप सम्मानित करें। आप उससे एनरोलमेंट के चक्कर में पड़ जाते हैं कि आप इतने बच्चे नहीं लाओगे, आपके ट्रांसफर कर देंगे। आप उसको कहिए कि आप अच्छी शिक्षा दीजिए। तो इस तरह की जब तक आवाजें हम नहीं उठाएंगे, आप सारे अपने वीडियोस बनाकर डालें डीवीडी के। आज जो हमारी महिलाएं हैं, देखो इसमें सबसे ज्यादा योगदान महिलाओं का है। कचरा जी, इसमें महिलाओं पे मैं एक बात कहूँ तो वक्त है भी, तो मैं बहुत सारे जो प्रिंसिपल से जब मिलता हूँ तो वो कहते हैं शर्मा जी ये दिक्कत क्या है? मैं क्या, दिक्कत की जड़ की वजह सबसे ज्यादा आप महिलाएं। कहते जी वो कैसे? मैंने कहा पहले आप घर में रहते थे, आपने घरों को स्वर्ग बना दिया। अब लोगों ने कहा कि जो सिस्टम आया कि औरत को बाहर भी निकलना है, तो बाहर उसके लिए सबसे सेफ और बढ़िया सिस्टम उसको लगा कि मैं स्कूल के क्षेत्र में चले जाऊं। अब वो स्कूल में टीचर और प्रिंसिपल बन गई, तो जो लेडीज होता है उनका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उनका ये होता है, कभी आप, मैंने बचपन से देखा है कि लड़की अगर फीमेल साइकिल चलाती है तो वो भी तेज चलाती है, स्कूटी चलाती है वो भी तेज चलाती है। कारण क्या है कि उसको पता होता है कि मुझे 8:20 पे पहुंचना है, तो 8:20 पे पहुंचना है, वो उस हिसाब से चलती है। और उसने पूरे दिन की एक प्लानिंग बनाई होती है कि मुझे 3 टाइम खाना भी बनाना है, स्कूल में मैनेजमेंट भी जाके करना है, तो अपने कामों को करने की बहुत अच्छी अभ्यस्त होती है, बहुत पंचुअल होती है। तो जब वो स्कूल में गई तो उसने स्कूलों में कायाकल्प कर दिया, लेकिन उसको क्या है, उसको ज्यादा कानूनबाजियों का नहीं पता। घर में रहने वाली महिला थी, घर में भी उसको क्या कानून, उन्होंने तो जो अपने परिवार के लिए काम करना है उस पर केंद्रित होकर काम करना है। अब इन्होंने ऐसे ऐसे कानून बना दिए कि उनको बांध के रख दिया कि बस का एक्सीडेंट हो जाए तो प्रिंसिपल को उठा के ले जाओ। वो तो अपने स्कूल में अपनी स्कूल की क्वालिटी सुधारने में लगी है और उन्होंने बेस्ट स्कूल। आपको महिलाओं का पता होगा, अगर गलत काम है तो अपना पति का भी नहीं मानती। उदाहरण, मेरे पत्नी भी नहीं मानती अगर मैं गलत कोई काम, तो उन्होंने किसी की सिफारिश आई, फोन की, उन्होंने मना कर दिया कि मैं तो नहीं मानती, मैं गलत बच्चे को कैसे ले लूं, इसकी एज पूरी नहीं है, मैं कैसे ले लूं। उससे क्या, एक स्कूलों के अंदर ये आ गया कि स्कूल का प्रिंसिपल तो कहना ही नहीं मानता, ब्यूरोक्रेट्स को उनसे एलर्जी होने लग गई, उसके लिए उन्होंने नियम बनाने शुरू कर दिए। जबकि क्वालिटी को उठाने में सबसे बड़ा रोल महिलाओं का है। और आज अगर स्कूल फ्रेटर्निटी या स्कूल की इस पे आघात होता है तो सबसे बड़ा आघात होगा महिलाओं पे। और जो सरकार महिला सशक्तिकरण की बात करती है, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात करती है, मैं बताऊं बिल्कुल वो नारा खोखला साबित हो जाएगा। यानी बेटी पढ़ाओ, किसने पढ़ाई बेटी? माँ बाप ने पढ़ाई। बचाई किसने? माँ बाप ने। आपने क्या किया भाई? जब बेटी पढ़ लिख के स्कूल में प्रिंसिपल लग गई, बस का एक्सीडेंट ड्राइवर से हो गया गलती से, तुम उस बेटी को अंदर करवा रहे हो। जब उसको सुरक्षा की जरूरत पड़ी तो आपने सुरक्षा नहीं दी, सिर्फ नारा दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पढ़ा के प्रिंसिपल लगाओ और फिर उसको जेल भिजवाओ। तो ये महिलाओं के काम पर भी सबसे बड़ा, क्योंकि इस सेक्शन में सबसे ज्यादा महिलाएं कार्यरत है। अगर ये सेक्शन प्रभावित हुआ, मैं ये इसके छोटे छोटे वीडियोस बनाकर भी भेजूंगा कि प्रधानमंत्री जी तक पहुंचेगा, सबसे ज्यादा इसका असर पर पड़ेगा। और इन्हीं महिलाओं ने आज शिक्षा का सारा कार्यभार संभालकर ईमानदारी से गुणात्मक शिक्षा को यहाँ से यहाँ लाकर रख दिया। बिल्कुल बिल्कुल सही, आपकी सभी बातों से हम सहमत हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगी, इस 3 महीने के लॉकडाउन मेरे पास पैन इंडिया से प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट का फोन आता है कि मैडम आज आपको रात में 3 बजे भी हम ऑनलाइन देखते हैं, तो आप करते हैं क्या 24/7? तो नॉट ओनली फीमेल्स बट मेल फीमेल ऑल एजुकेटर्स वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट। एंड उसके बाद इतनी बातें जो सुनने को आ रही है कि माफिया है, ये सब काफी काफी दुख देता है। एट टाइम्स लगता है कि सब कुछ छोड़ दे।
वापस से हम अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करके बच्चों के खातिर हम अपने आप को वापस से खड़ा करते हैं। और ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस इधर भी आए हैं, तो मैं सभी अभिभावकों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, जहाँ पे मैं कुलभूषण सर को भी ऐड कर दूंगी, और आपके जो भी क्वेश्चंस क्वेरीज रहेंगे यू कैन पुट देयर सो दैट सर विल हेल्प यू आउट। अभी सर आपके इन बुलंद आवाजों से आपने कम से कम सैकड़ों छात्राओं का में सुधार लाया है। शिक्षा प्रणाली में काफी हद तक आप सक्सेसफुल भी रहे हैं, और फिर भी आप हर समय एक शिक्षा प्रणाली को रिप्रेजेंट करके जहाँ पे जरूरत होता है आप गवर्नमेंट से भी भेड़ पड़ते हैं। तो आपके इन विचारों से एक नई धारा खुली है। आज आई एम श्योर कि जितने भी हमारे गेस्ट हैं उन्हें डीबीटी के बारे में या काफी कुछ नॉलेज नहीं था जो उनको पता चला है। आप एक प्रेरणा स्रोत हो जो सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि मैनेजमेंट, स्कूल प्रिंसिपल सबको एक नई दिशा दिखाने के लिए आप आज हमारे यहाँ हमारे बीच में हो। तो थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग एट रैपिड टॉक्स विद रचना। अब लास्ट मैसेज सब एडुकेटर्स से, वी आर लाइव ऑन फेसबुक ऑल्सो, जहाँ पे हमारे पास 5000 एडुकेटर्स जुड़े हुए हैं। So last message which you would like to give to all the viewers right on Zoom now and on Facebook, या जो भी हमसे जुड़ते हैं, आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? रचना जी, लास्ट मैसेज की आप बात कर रहे हैं, थोड़ा आपका वॉइस टूट रहा था। मैंने शुरू से कहा है कि देखिए चुप रहने का वक्त नहीं है। और दूसरा, हमारी हिंदू संस्कृति में आपने देखा होगा जब शिव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी जब जो है किसी चीज से मायूस हो गए और कामयाब नहीं हो पाए तो वहां पर काली और दुर्गा भी निकली। तो इस समय जो है शिक्षकों को अब शांत नहीं रहना चाहिए। ज्यादातर शिक्षक काली और दुर्गा सब कुछ बनना पड़ेगा, क्योंकि अपने अधिकारों के लिए आप लड़ोगे नहीं तो डेमोक्रेसी में ये लोग बहुत ढीठ है। जब तक आप अपने हकों की आवाज नहीं उठाएंगे, अपनी एकता नहीं दिखाएंगे, तब तक ये लोग आपकी बातों को वैल्यू नहीं देंगे। तो मेरा सभी पुरुष शिक्षकों से भी और महिला शिक्षकों से, क्योंकि शिक्षक तो शिक्षक होता है, अपना अपना एक एक वीडियो अपने दिल के दर्द का, और आप क्या चाहते हैं, क्या आपने किया है, एक एक 2-2 मिनट का आप जरूर वायरल करें, ताकि हमारी बात हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के पास पहुंचे और वो हमारे मन की बात जान सके। वो मन की बात हमें बताते हैं, बड़े आदर से सुनते हैं। अपने अपने मन की बात भी आप पहुंचाएं। और ये निशा एक मुहिम भी चलाने वाली है अर्चना जी, आप भी उसमें सब शामिल होंगे, क्योंकि आप सब समझे, मैंने कहा निशा एक परिवार, एक विचार है, आप सब उसके सदस्य हैं। तो सब उस मुहिम में शामिल हों और एक धारा बहा के दिखा दें कि शिक्षक अगर निकलता है बाहर तो फिर बदल के रखता है, जैसे चाणक्य ने बदला। अब बदलने की जरूरत है। हमारे प्रधानमंत्री जी अच्छे में, राजा नहीं बदलना, हमें माइंड सेट बदलना है। क्योंकि राजा बदलने से कभी भी ना एक राजा आएगा, दूसरा आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा। जब तक माइंड सेट नहीं बदलेंगे आप जीतेंगे नहीं। तो माइंड सेट को और विचारधारा को बदलना है, किसी राजा को नहीं बदलना। राजा हमारा बहुत सही है, तो हम उस राजा को कहें कि ये माइंड सेट जो फैला हुआ है शिक्षकों के खिलाफ, इसको बदल दिया जाए। शिक्षा नीति में मूल चूल परिवर्तन करके एक एक देश के अंतिम बच्चों को अधिकार दिलाने के लिए और अपने शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान के लिए हम सभी अपना वीडियो डालें। मेरा आप सबसे यही आपसे ये गतिविधियां जारी रहेंगी कि जिससे हम शिक्षा प्रणाली में एक चेंज लाएं। और जो आपने मोदी जी के लिए बोला, अब वो सही समय है मोदी जी का डिजिटल इंडिया का सपना पूरा करने का। और जो मोदी जी 20 लाख करोड़ का जो स्कीम पैंडेमिक के लिए लाए हैं, तो हमारा आज के गवर्नमेंट से ये एक अनुरोध है कि शिक्षा प्रणाली हर एक बच्चे को एक लैपटॉप दिया जाए, ताकि हम घर घर में, गांव गांव तक हर बच्चे को शिक्षा से दूर न रख पाए। हर बच्चे को शिक्षा का एक हक है, शिक्षा पाने का हक है। तो एक अपील है हमारे मोदी जी को, डिजिटल इंडिया अगर करेंगे तो सबका, आपका मोदी जी का सपना साकार होगा और हम सभी का सपना साकार होगा। उसके साथ मैं आज आप सबका धन्यवाद करके विदा लेना चाहूंगी। साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, योर होस्ट, योर दोस्त at Rapid Talks with Rachana, and thank you so much sir for inviting us with so many things. We are actually humbled with your insights. थैंक यू अर्चना जी, थैंक यू जो भी लोग साथ जुड़े, थैंक यू सर, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।
you very much, sir. Thank you very much. I would again say any queries, please use our WhatsApp group so that we can put the questions to sir, because it is not possible to answer all the queries. Question है तो we will connect with Kulbhushan sir and he will be happy to help. जैसा कि सर बोल रहे हैं कि निशा एक इंडिविजुअल नहीं है, निशा एक विचार है जहाँ पे 70,000 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं. So sir will always help you out that how best for the education certificate. Thank you so much. Thank you to all. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.